आज हम लोग फिर से आई एम दी फिटेड विलेन के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोचंग ने अकेले ही अपने षड्यंत्र के चलते पंखों वाले क्लैन की धज्जियां उड़ा दी थी, उनको उन्हीं के हाथों मरवा के। खैर इसके बाद वो डॉटियन पैलेस वापस आ चुका था। इसीलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यांसी को देखते हैं जो कि गोचंग के पीछे खड़ी हुई थी और उसे पता चल चुका था कि गोचंग काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और उसकी करंट स्ट्रेंथ उससे कम नहीं है। वहीं पे गोचंग यांसी को एक और काम देना चाहता था और वो अपने पास से दोबारा तलिस्मा बाहर निकालता है। यांसी घुटनों पर बैठने वाली थी तो गोचंग उसे नहीं बैठने देता है और उसे रिस्पेक्ट करके कहता है कि उसे गोचंग के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, फंसा रहा है लड़की को। और ऐसा करने से यांसी के दिल के अंदर गोचंग की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पे यांसी इस बात से भी हैरान होती है कि ये बंदा इतने सारे डायमेंशन तलिस्मा को ला कहां से रहा है। ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं और इनको खरीद पाना भी मुश्किल होता है। खैर यांसी अभी के लिए गोचंग के सिर्फ मिशन के ऊपर ध्यान देती है क्योंकि गोचंग ने कहा है अगर वो अपने मिशन में फेल होती है तो फिर गोचंग को थोड़ा सा दुख होगा। फिर इसके बाद हम लोग एक थ्रीसम ग्रुप को देखते हैं जो कि साइड में इधर उधर घूम रहे थे और उसी टाइम में उन्हें समुद्र के अंदर से कुछ खिलखिलाहट दिखाई देती है। और जब वो उस तरफ देखते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि सी किंग पैलेस वाले उनकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनकी 7th प्रिंसेस मारी गई थी और उसका नाता गोचंग की फैमिली के साथ है। तो बेशक ये लोग रिवेंज के लिए आ रहे थे। खैर इसके बाद हम लोग जियान, एल्डर वू और एल्डर ली सुई को देखते हैं और ये तीनों पंखों वाले क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उनके ट्रेजर भी चुरा लाए थे। इसीलिए जियान को काफी ज्यादा फायदा हुआ था और ये तीनों काफी ज्यादा खुश थे। खैर जैसे ही इन तीनों की नजर गोचंग के ऊपर पड़ती है तो इन दोनों का मुंह बन जाता है और उनकी सारी खुशी एक झटके में हवा की तरह गायब हो जाती है। इसके बाद वो तीनों ही गोचंग से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे गोचंग उन्हें बताता है कि वो तो बस उनका इंतजार कर रहा था। वह भी जियान गोचंग के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि इसकी कल्टीवेशन नीचे करो, मैं इसे घुसा मारना चाहती हूँ। हालांकि इंसेक्टर जियान को बताते हैं कि तुम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए और वो गोचंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि अगर ये दोनों ना ही लड़े तो ही बेहतर रहेगा, नहीं इससे तो नुकसान सिर्फ जियान को ही होगा। फिर उसी टाइम पे गोचंग उन्हें बताता है कि सी किंग पैलेस वाले अभी यहाँ पे आ रहे हैं, जिससे उसको चिंता होने लगती है कि कहीं वो लोग उसके ऊपर रिवेंज लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। जियान गोचंग से कहती है कि अगर वो आएंगे तो वो तुमसे बदला लेंगे ना, मैंने थोड़ी ना उन्हें मारा है। इस पे गोचंग उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ बवाल हुआ था। जैसे जियान काफी ज्यादा हैरान होती है और परेशान होने लगती है और अपना सर खुजाने लगती है। जिसके बाद गोचंग एल्डर ली हिसुई से कुछ कहने के लिए चलता है तो वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये साला कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद गोचंग एल्डर ली हिसुई से कहता है कि वो यहाँ पे उनके साथ कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए आया है। वो एल्डर ली हिसुई को पहली बात इमोर्टल गेट के बारे में बताता है कि वहाँ पे कई सारे शक्तिशाली लोग जा रहे हैं, जैसे एशियन कॉन्टिनेंट जहाँ पे ब्लैक ईगल क्लैन और बाकी सभी क्लैन है, वहाँ के अंदर उथल पुथल मच सकती है जिससे वो पूरा कॉन्टिनेंट और एरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। और क्या ये चीज डॉटियन इमोर्टल पैलेस के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस पे एल्डर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि साला तुम पूरी तरीके से तबाही मचाने के बाद यहाँ पे आके ये कह रहे हो कि हम लोग जाके वहाँ पे उन सभी चीजों को रोके, जबकि तुम्हारी की वजह से हम लोग वहाँ पे जाके लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर गोचंग जियान का सहारा लेते हुए एल्डर ली सुई से कहता है कि वो मेरी ही फैमिली की सदस्य है और मैं उसके अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ कि आपको मेरे सुझाव के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। इस पे जियान भी कहती है कि मेरा नाम लेके उन्हें परेशान मत करो। तो एल्डर ली सुई अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गोचंग से कहते हैं क्या तुम धमकाने की कोशिश कर रहे हो। फिर गोचंग आगे से सर झुका लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जियान की जो पहचान है वो थोड़ी सी अजीब है। तो फिर एल्डर को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी के चल के ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ ना भी करे तो भी गोचंग को कोई भी चिंता नहीं है। जिससे एल्डर गोचंग के जाल में फंस जाते हैं और वहाँ पे एक गेट खोल लेते हैं या फिर एक तरह का कोई बैरियर बना देते हैं। वहीं पे गोचंग इंसेक्टर वो से कहता है कि आप मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं है, एल्डर ली सुई ने मुझे गलत समझ लिया है। खैर अब हमें पता चलता है कि गोचंग यहाँ पे क्या करना चाहता था। गोचंग चाहता है कि वो एशियन इमोर्टल क्लैंस के ऊपर राज करे। एल्डर ऐसा होना तो नहीं चाहते थे, लेकिन गोचंग के आइडेंटिटी की वजह से वो ऐसा कर भी नहीं सकते थे। इसीलिए गोचंग को बेसिकली वहाँ की लीड मिल ही जाती है। लेकिन एल्डर गोचंग से कहते हैं कि तुम्हें अपने दोस्त हार्ट की कसम खानी पड़ेगी कि तुम कुछ भी करोगे लेकिन जियान को इससे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा और तुम्हारी पूरी फैमिली उसे वो सब इज्जत देगी जो उससे छीन ली गई थी। खैर इसके बाद गोचंग वहाँ पे कसम खानी ही पड़ती है क्योंकि उसे वहाँ पर पूरा राज चाहिए था और वो लगे हाँ तो जियान के ऊपर भी मस्का मार देता है ये कहते हुए कि एल्डर ली सुई उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ तक कि वो सेक्ट की डिग्री के खिलाफ भी चले गए। इसीलिए उसका भाई होने के नाते वो कम से कम कसम तो खा ही सकती है। खैर इसके बाद गोचंग वहाँ पे अपने दोस्त हार्ट की कसम खाता है कि अगर वो कुछ भी जियान के खिलाफ करता है और अगर उसे कभी भी पोजीशन नहीं देता है तो वो एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हाँ भाई के पास डेमोनिक हार्ट भी है, यानी कि अगर कसम तोड़ भी दी जाए तो भी वो जिंदा हो सकते हैं। खैर इसके बाद हम लोग सी किंग पैलेस वालों को देखते हैं जो कि यहाँ पे पहुंच चुके थे और ये डायरेक्ट अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। बाहर की तरफ जो गार्ड्स थे उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग विवाद होने को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बात आगे बढ़ती कि इससे पहले ही वहाँ पे जियान आ जाती है जो उन लोगों से कहती है कि वो अपने एक्शन का पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाएगी। इसके बाद हम लोग सी किंग पैलेस वाले के कमांडर हाओ मियाओ को देखते हैं जो आर्मी को लीड करके आया था और वो जियान से यही कहता है कि वो टॉर्चर होना नहीं चाहती है तो वो यहीं पे अपनी जान दे दे। उसने उनकी 7th प्रिंसेस और उनके प्रिंस को मारा है तो फिर उसे मरना पड़ेगा ही। हालांकि जियान आगे से कहती है तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा प्रिंस
गोचंग मुझे मारना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया और तुम्हारी बहन उसके बाद मुझसे बदला लेना चाहती थी तो मैंने उसे भी मार दिया, इसीलिए ये मामला यहीं पे खत्म होता है। और वहीं पे हाओ की कल्टीवेशन काफी ज्यादा थी, इसीलिए जियान उसे सेंस भी नहीं कर पा रही थी और हाओ अचानक से जियान के ऊपर अटैक कर देता है और जियान को पता भी नहीं चलता है। लेकिन उसी पल वहाँ पे गोचंग पलक झपकते आता है जो कि हाओ के ऊपर उल्टा हाथ मार के उसे पीछे झटक देता है, जिससे हाओ भी हैरान होता है कि ये कब यहाँ पे आ धमका। वहीं पे हाओ गोचंग से पूछता है कि तुम गो फैमिली के यंग मास्टर हो, तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो? जिसपे गोचंग आंखें हैं कि बटने तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, मैं क्यों अलाउ करूंगा किसी को उसे चोट पहुंचाने के लिए। जिसपे हाओ कहता है कि उसे तो गो फैमिली से बेदखल कर दिया गया था, क्या तुम सच में उसकी खातिर पूरे सीकिंग पैलेस के साथ लड़ाई करना चाहते हो? तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। इसपे गोचंग आगे से साफ कहता है कि जियान उसकी गो फैमिली की प्रिंसेस है और अगर भले ही यहाँ पे सीकिंग पैलेस भी उसे लड़ाई करने के लिए आते हैं तो भी वो उनके खिलाफ जाएगा। खैर इसके बाद वो वहाँ पे ताइचू डीमन टेम्पल की 2 शिप ले आता है और उनसे कहता है कि आज वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। खैर इसके बाद हाओ अपने पास से डिक्री बाहर निकालता है और वो बताता है कि उनके पैलेस ने ये बात इशू कर दी है कि उन्हें किसी भी हाल में जियान को पकड़ना ही पड़ेगा। तो गोचंग आगे से कहता है कि घंटा लो मेरा। इसके बाद वो ताइचू डेमोनिक कल्ट की एक फॉरबिडन टेक्निक को अपने साथ फ्यूज करता है और उनके ऊपर अटैक करता है। तो फिर हाओ भी आगे से अपने सेक्ट की एक खास तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे उन दोनों की ही टेक्निकें आपस में टकराती हैं और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। वहीं पे हाओ गोचंग से कहता है कि मैं तुम्हारा वजूद ही मिटा दूंगा। वहीं पे गोचंग उसे कहता है कि ना रे, तू तो बस एक टूल है, टूल। खैर इसके बाद वहाँ पे बूम करके धमाका होता है और हर तरफ धमाके होने लगते हैं। वहीं पे डाउटियन पैलेस के जो गार्ड थे वो कहते हैं कि ताइचू डेमोनिक कल्ट की पावर गोचंग के हाथों में जाने के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। खैर इसके बाद सीकिंग पैलेस के जितने भी गार्ड थे वो सभी पीछे गिर के मारे जाते हैं और सिर्फ हाओ ही बचा रहता है। और गोचंग उन्हें बताता है कि अगर यहाँ पे इंसाफ के लिए आए हो तो मैं एक चीज बता दूं कि डाउटियन पैलेस के अंदर मेरा बोलना ही इंसाफ है। तो फिर हाओ गोचंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अब वो जियान को बचाने के लिए इस हद तक आगे क्यों बढ़ रहा है, जबकि पहले तो उसी ने जियान की दोस्त बोन उसे चुरा ली थी और उसे घर से बेदखल करवा दिया था। इसपे गोचंग पीछे मुड़ के जियान की तरफ देखता है और कहता है कि ये उससे कोई लेना देना नहीं रखता है और वो पहले छोटा था तो उसने गलती कर दी थी, लेकिन अब वो सबके सामने जियान के लिए जस्टिस करेगा। इसके बाद गोचंग अपने हाथों से ही अपनी दोस्त बोन को खींच के बाहर निकाल लेता है और कहता है कि उसने जो जियान से लिया था वो उसे वापस कर देगा, जिससे एल्डर वो और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद गोचंग जियान को अपनी दोस्त बोन उसी की दोस्त बोन देते हुए कहता है कि उसने जो अभी तक उसके लिए किया और अभी तक उसने जो सफर किया है वो उन सभी चीजों के लिए माफी मांगता है। जिसपे जियान भी आगे से रोते हुए कहती है कि उसके पास तो पहले से ही एक नई दोस्त बोन है, अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। वहीं पे गोचंग जब दोस्त बोन को बाहर निकालता है तो आसमान पूरा काला पड़ जाता है और बादल गड़गड़ाने लगते हैं, जिससे उन लोगों को समझ में आ जाता है कि दोस्त बोन कोई हलवा नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। वहीं पे दोस्त बोन जब अपने ओरिजिनल ओनर के पास आती है तब उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पे जियान जब गोचंग की तरफ देखते हैं तो फिर उसके सीने के अंदर एक छेद हो गया था, लेकिन गोचंग आगे से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, छेद ही तो है, सिल दिया जाएगा। अब यहाँ पे जियान का दिल पूरी तरीके से गोचंग के लिए बदल चुका है, इसीलिए गोचंग को 8,000 लक पॉइंट मिलते हैं और 40,000 डायनेस्टी पॉइंट। फिर इसके बाद गोचंग वहाँ पे पावर ऑफ रिकार्नेशन का इस्तेमाल करके अपने होल को हील कर लेता है और उन लोगों से कहता है कि जियान और हमारा मामला हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए बाहर वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं पे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि गोचंग इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया, साला ये रिकार्नेशन की पावर तो दोस्त बोन से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पे वो सभी लोग सोचते हैं कि गोचंग जब से एशियन कॉन्टिनेंट से आया है वो सभी उसके सामने चींटियों की तरह हो गए हैं। वहीं पे गोचंग आगे से साफ ऐलान कर देता है कि जियान उसकी एवरलास्टिंग गो फैमिली की प्राइड है, इसीलिए अगर कोई भी उसके पीछे जाएगा तो फिर गोचंग से होके गुजर के जाना पड़ेगा। इस पे हाओ आगे से कहता है कि वो दोनों ही पावरफुल सेट हैं, क्या उन दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है और वो खुद को ग्रेट सेंट बताता है, यानी कि इसे लगता है कि गोचंग की कल्टीवेशन इससे कम है। उसी टाइम पे गोचंग वहाँ पे अपने बाहुबली को बाहर निकालता है और कहता है कि इंसेक्टर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जिसपे इंसेक्टर वहाँ से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि सीकिंग पैलेस आज यहीं पे मिट जाएगा। हाओ जैसे ही वहाँ पे इंसेक्टर वो को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से वहाँ पे अपने किंग को बुला लेता है, जो कि इनका फोर शैडो था या फिर स्पिरिट ब्रिड जो भी हो, वो पानी की तरह वहाँ पे आता है। लेकिन इंसेक्टर वो को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था और वो अपना बांका बाहर निकाल लेते हैं। हमला करने के लिए वो आगे बढ़ी रहे थे कि गोचंग उन्हें रोक लेता है, तो वो उससे कहते हैं कि बीच में इंटरप्ट करना बंद करो। तो गोचंग उन्हें बताता है कि हमला करना है तो आप करिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आप एशियन सिटी को बिल्कुल भी चोट न पहुंचाएं, नहीं तो एल्डर इलीसुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। वहीं पे सीकिंग पैलेस का जो किंग था वो आगे से कहता है कि वो लोग गो फैमिली के प्रति कोई भी गर्ज वर्ज नहीं रखना चाहते हैं जब तक उन्हें जियान मिल जाती है। लेकिन इंसेक्टर वो आगे कहते हैं कि मेरा घंटा, जिसके बाद वो डायरेक्ट उसके ऊपर स्लैश मारते हैं तो सामने की तरफ एक ही वेव जाती है जो कि उन्हें 20 से चीर देती है और उन सभी चीजों के 20 से 2 टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, और बाकी सभी लोग भी उसी अटैक के दौरान मारे जाते हैं। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 3 दिनों का होता है, जहाँ पे गोचंग ने अभी तक बिल्कुल भी जियान से कोई बात नहीं की थी। इसीलिए जियान गोचंग के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम मुझे फंसाने की तैयारी कर रहे हो?
हो। अपनी हड्डी अपने हाथों से निकालने के बाद तुम मुझसे पूरे 3 दिनों से पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो। वह भी गोचंग उसे इतना ही कहता है कि तुमने मुझे निराश किया है। कल्टीवेशन करने की जगह पे तुम फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट कर रही हो। क्या तुम्हें मोटिवेशन चाहिए? क्या मैं दोबारा दया दिखा के तुम्हारी नई हड्डियों को बाहर खींच के निकाल लूं, तब तुम कल्टीवेशन करोगे? जिसपे जियान आगे से चिल्लाने लगती है तो गोचंग उसे कहता है कि ये मत सोचना कि मैंने कसम खाई है तो फिर मैं तुम्हें कूट नहीं सकता, इतना मारूंगा कि तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। जिसपे जियान गोचंग को लात मारने के लिए चलती है तो गोचंग आसानी के साथ उसे डॉज कर लेता है और उल्टा उसी के ऊपर लात मार के उसे बाहर फेंक देता है और कहता है कि अच्छे से कल्टीवेट करो। खैर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट सीकिंग पैलेस वालों को देखते हैं, जहाँ पे जो इनके किंग थे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था गोचंग की बर्बादी की वजह से, और ऊपर से इतने सालों तक ये लोग पूरी तरीके से दबदबे में थे, लेकिन आज इन्हें पहली बार बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पे किंग का जो बटलर था वो आगे से कहता है कि अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग इलाइट्स को इकट्ठा कर सकते हैं और गो फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किंग को लड़ाई के दौरान ही समझ में आ चुका था कि अगर वो लोग डायरेक्ट उनके साथ भिड़ते हैं तो फिर इन लोगों का वजूद ही मिट जाएगा, इसलिए ये लोग चुपके वाला काम करते हैं। लेकिन उसी टाइम पे इन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं तो फिर किंग को पता चलता है कि ये और गो फैमिली के इंसेक्टर का है। खैर इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं, जिसको उसका सर्वेंट आके बताता है कि गोचंग ने ये कसम खा ली है कि कोई भी अगर जियान के खिलाफ जाता है तो वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा उन्हें मिटाने के लिए, और कोई भी उसके होते हुए जियान को छू नहीं सकता है। मिंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि गोचंग पिछले टाइप के दौरान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब तक तो जियान का खेल यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं मरी है, और ऊपर से गोचंग ने मिंग के जो पिछले यादें थे उन्हें पूरी तरीके से बदल दिया है। अगर गोचंग जियान और मिंग को हर्ट करना चाहता होता तो उसे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और अब मिंग का दिल पूरी तरीके से बदल चुका था। उसे यकीन हो जाता है कि गोचंग उसे सच में पसंद करता है, और अगर वो फिर भी गलत होती है तो फिर उसका भविष्य वही होगा जो पहले था, यानी कि मौत। लेकिन अब मिंग ने फैसला कर लिया है कि अगर गोचंग हेवन के खिलाफ भी जाता है तो भी वो उसी की साइड रहेगी। अब इसके बाद हमें मिंग से पिछली लाइफ के बारे में पता चलता है कि अगर गोचंग ने जियान की मदद ना की होती तो फिर जियान के साथ क्या होता। सीकिंग पैलेस वाले जियान के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जियान के साइड पे जो एल्डर्स थे, तुम्हें वो पेड़ याद होगा, और वहाँ पे कुछ अधमरे एल्डर्स भी थे, वो सभी जियान की मदद करते और पूरी उनकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे जियान तो बच जाती, लेकिन उनका जो पैलेस था वो हजारों सालों के लिए सील्ड हो जाता। इसके बाद वहाँ पे स्काई ऑफ एब्सोल्यूट यिन आता, जो कि कोई बड़ी फोर्स है जो कि दुनिया में आया वाया करती है, लेकिन इस बार वो फोर्स कई सारे ऐसे क्लाइंट्स को काफी ज्यादा फोर्स करता जिससे वो लोग इमॉर्टल एकेडमी बनाते, जहाँ पे वो लोग ट्रू इमॉर्टल्स को ट्रेन करेंगे। स्काई ऑफ एब्सोल्यूट यिन का बस एक ही मकसद था कि ह्यूमन फोर फादर बनाना। अफवाह के मुताबिक जब भी कोई ऐसा डिजास्टर आता जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता तो फिर ह्यूमन फोर फादर आगे बढ़ते हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेते, जो कि कॉमन लोगों को बचाएंगे। ह्यूमन फोर फादर भले ही असली इमॉर्टल हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ है वो रिइंकार्नेशन सर्कल के अंदर चलती रहेगी, यानी कि वो मरेंगे दोबारा पैदा होंगे, लेकिन जब उनकी दूसरी बॉडी मरने वाली बात के फिर जो उनकी रिकार्नेटेड बॉडी होगी उसके अंदर जो ह्यूमन फोर फादर की मेमोरीज होंगी वो अनलॉक हो जाएंगी, तो फिर उन्हें इनहेरिटेंस एबिलिटी मिलेंगी, जिसके बाद सभी लोगों को पता चल जाएगा कि गोचंग ही डिमोनिक सक्सेसर है। अब एक और चीज समझो, यहाँ पे जियान और जो मिंग का है उनका भाग्य बदला है, लेकिन जो ह्यूमन फोर फादर हैं वो तो यहाँ पे रिकार्नेटेड होंगे ना, इसीलिए गोचंग के ऊपर अभी खतरा बना हुआ है। इसीलिए मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि गोचंग की जो अभी की ताकत है उसके साथ गोचंग कभी भी ह्यूमन फोर फादर के साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए मिंग का अभी प्लान ये है कि वो उनके बारे में पता लगाए और उनकी एबिलिटी अवेकन होने को थोड़ा सा डिले कर दे। इसके बाद मिंग वहाँ पे एक सुप्रीम ऑर्डर पास करती है कि जिसके पास भी काफी ज्यादा ताकतवर एबिलिटी है या फिर टैलेंट है वो यहाँ पे आ सकते हैं और उन्हें असाइलम के अंदर भर्ती किया जाएगा। अब हमें यहाँ पे इन सुप्रीम गार्ड्स के बारे में बताया जाता है। ये खास तरह के थे जिनके पास पियरलेस किलिंग मशीन का टैलेंट था, और गोचंग ने ये टीम मिंग की मदद से अपनी पिछली लाइफ के दौरान बनाई थी, और इन सुप्रीम गार्ड ने द ग्रेट आर्ट ऑफ लाइफ एंड क्रिएशन को प्रैक्टिस किया था, जिससे ये सभी सुप्रीम गार्ड्स या फिर सोल्जर किलिंग पपेट्स बन चुके थे, जो कि अपनी लाइफ और डैमेज को एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, और मिंग इस लाइफ के दौरान इन्हें पहले बनाना चाहती थी जिससे वो गोचंग की मदद कर सके। उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे से समझा दिया हो। इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा था और साथ ही में अगले पड़ाव के बारे में सोच रहा था, जहाँ पे उसने ड्रैगन क्लैन को भाई ऑर्डर दे दिए थे या तो सरेंडर कर दो या फिर मारे जाओ, लेकिन वो लोग झिझक रहे थे और काउंटर अटैक की तैयारी कर रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग मिंग और बाकी क्लैंस का यंग मास्टर को देखते हैं, जहाँ पे वो लोग मिंग से उसकी भाई स्पेशल टेक्निक को लेने के लिए आए थे, वेडिंग ड्रेस वाली, जिसपे मिंग आगे से कहता है लो यार साला सुप्रीम एल्डर भी तो यही चाहते हैं कि मैं सबको ये बांटता फिरूं, जिसपे गोचंग में मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ हाँ मेरे लाल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू भर भर के बांट, इससे मेरी ही मुसीबतें कम होंगी। फिर इसके बाद गोचंग ड्रैगन क्लैन को अभी के लिए छोड़ देता है क्योंकि उन्हें आखिर में मरना ही है। इसके बाद वो क्रोकोडाइल क्लैन की तरफ जाने लगता है, ये कहते हुए कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है कि तुम अपने नए मास्टर से मिलो। खैर इसके बाद हम लोग क्रोकोडाइल क्लैन वाले लोगों को देखते हैं। बाहर की तरफ दो गार्ड्स थे और ये काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इनके यंग मास्टर ने हीमिंग को चूना लगा के उससे उनकी सीक्रेट टेक्निक को छीन लिया है, और ये आगे से हंस रहे थे क्योंकि उसको सीखने के बाद इन लोगों की कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं गोचंग उन लोगों के पास आता है और उनसे कहता है कि क्यों हंस रहे हो भाई, क्या कोई चुटकुला है क्या, मुझे भी सुना दो। वहीं वो लोग जैसे ही गोचंग को देखते हैं तो पहचान जाते हैं। गोचंग उनसे कहता है कि अच्छी बात है, अपने इंस्ट्रक्टर को बोलो कि
जल्दी से बाहर आए और अपने नए मास्टर से मिल लें। जिसके बाद उन लोगों का इंस्पेक्टर वहाँ पे बाहर आता है, काफी जल्दी आ गया, और वो भी आम तरीके से साफ मना कर देता है कि वो लोग सबमिट नहीं करेंगे। तो फिर गोचंग आगे से सबसे पहले उन्हें रिकार्नेशन की पावर दिखाता है, जिससे उन लोगों को यकीन हो जाता है कि गोचंग सुप्रीम इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ रिकार्नेशन का डिसेंडेंट है। लेकिन इसके बावजूद जो उनका इंस्पेक्टर था वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जो डिसाइपल थे वो खुद ही गोचंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, ये कहते हुए कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर तुम उनके डिसेंडेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग झुक जाएंगे। जिसपे गोचंग उन्हें देखता है और कहता है कि बेवकूफ, और अपनी वेडिंग ड्रेस को एक्टिवेट करता है। तो वो सभी नीचे भाई पत्तों की तरह गिर जाते हैं और उनकी हालत खराब होने लगती है। वहीं पे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके पास अनस्लेवमेंट सील कैसे आ गई। वहीं पे गोचंग हमें बताता है कि वेडिंग ड्रेस का जो इफेक्ट होता है अनस्लेवमेंट सील से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही बेहतर रहता है। खैर इसके बाद जो इंस्पेक्टर था वो अपना सर काफी जल्दी से घुमा लेता है और वो लोग गोचंग को अपना भैया मास्टर मान लेते हैं। गोचंग कहता है कि बड़ी जल्दी मान गए यार, मुझे तो लगा थोड़ा सा बवाल होगा। वहीं पे इंस्पेक्टर गोचंग से कहता है कि उनके पास एशियन स्नेक क्लैन को लेके कोई जानकारी है और वो उसे गोचंग के साथ शेयर करना चाहते हैं। इस पे गोचंग कहता है नेकी और पूछ पूछ। क्रोकोडाइल क्लैन का इंस्पेक्टर गोचंग को यही जानकारी देता है कि स्नेक क्लैन को उनके पेडेस्टल वाली बात पता चल चुकी है और गद्दारी के बारे में भी, इसीलिए वो अपनी डिसाइपल और ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो गोचंग का अंत कर सके। इस पे गोचंग कहता है साधारण सी बात है, वो धोखा दे के यहाँ पे लड़ना चाहते हैं, हालांकि उनका अंत अच्छा नहीं होगा। इस पे इंस्पेक्टर आगे से बताता है कि उनका जो सबॉर्डिनेट क्लैन है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब वो लोग स्नेक क्लैन के पास पहुंचते हैं तो नागो भाई तुरंत अपना सर झुका देते हैं। जिसपे गोचंग क्रोकोडाइल क्लैन के इंस्पेक्टर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये लोग गद्दारी पे उतर आए हैं, ये क्या है। जिसपे नागो भाई से हमें पता चलता है कि वो जिद्दी हैं लेकिन बेवकूफ नहीं, वो बिल्कुल भी अगला पंखों वाला क्लैन नहीं बनना चाहते हैं। इसके बाद क्रोकोडाइल क्लैन का इंस्पेक्टर आगे से कहता है कि उसने सक्सेसफुली यहाँ का काम निपटा दिया है बिना किसी खून खराबे के, तो फिर आगे के ऑर्डर्स क्या हैं। इस पे गोचंग कहता है कि आगे के जल्दी से अपनी सेना को रेडी करो। जिसके बाद हम लोग कई सारे शिप्स को एक तरफ जाते हुए देखते हैं। वहीं पे हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि एल्डर लीसुई से कहता है कि गोचंग की मदद से एशियन इमॉर्टल पावर जो बैलेंस नहीं हो रही थी अब वो खत्म होने वाली है, यानी कि काम खत्म हो चुका है। इस पे एल्डर आगे से कहते हैं कि चलो थोड़ा सा तो वो काम का निकला, मुझे लगता है कि वो पूरे ही एशियन इमॉर्टल क्लैन को अपने पीछे करना चाहता है। सॉरी ये एल्डर लीसुई नहीं है, दिखने में तो एक ही लग रहे हैं। खैर ये एल्डर लीसुई नहीं है। जिसके बाद हमें उस लड़के से पता चलता है कि गोचंग ने फर्स्ट एल्डर यानी एल्डर लीसुई को ड्रैगन क्लैन से बात करने के लिए भेजा था, लेकिन उन लोगों के बीच में बात नहीं बनी और आखिर में लड़ाई हो गई। इसके बाद वहाँ पे फर्स्ट एल्डर ने लाशें बिछा दी और वहाँ पे जो भी ड्रैगन्स थे उनको पूरी तरीके से जला के राख बना दिया, यहाँ तक कि उनके इंस्पेक्टर को भी नहीं छोड़ा। हालांकि फर्स्ट एल्डर और उनके बीच में काफी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन गोचंग की वजह से उनके रिश्ते भस्म हो गए। इस पे ये दूसरा एल्डर आगे से कहता है कि वो साले काफी ज्यादा जिद्दी थे, उन्होंने फर्स्ट एल्डर को भी कोई इज्जत नहीं दी, तो बेशक उन्हें मरना ही था। वहीं पे ये लड़का आगे से कहता है कि गोचंग सच में ऐसा लगता है कि पूरे होल एशियन इमॉर्टल क्लैन के ऊपर राज करना चाहता है। इस पे ये वाला एल्डर कहता है कि अगर वो ना भी करना चाहे तो अब उसे करना पड़ेगा। और हाँ, अब मुझे पता चल गया कि ये कौन लोग हैं, ये नए कैरेक्टर यानी कि जो नया नवाब आने वाला है उसके रिश्तेदार हैं, और तुम उसके बारे में जान के कहोगे ऐसा है क्या। अब तुम लोग ना इन लोगों की बातें सुनना, ठीक है। ये बंदा कहता है कि गोचंग का एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा डरावना है, लेकिन अगर इसकी बड़ी बहन गोचंग के साथ भिड़ती है तो फिर कौन जीतेगा। जिसपे एल्डर आगे से कहता है कि बेवकूफ हो क्या, तुम्हारी बहन के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। अगर तुम उन दोनों का कंपैरिजन करते हो तो तुम सिर्फ अपनी बहन की बेइज्जती कर रहे हो। उसका टैलेंट नॉन स्टॉप है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो एक सेंट की तरह पैदा हुई है और उसको सभी ह्यूमन फोर फादर ने ही चूज किया है और उसको बचपन से ही सक्सेस मिल चुकी थी और उसे सक्सेसर के तौर पे चुन लिया गया था। और यही लड़की ह्यूमन फोर फादर बनने वाली है या फिर कोई कैंडिडेट है। हालांकि इसने वो कैंडिडेट बनने से साफ इंकार कर दिया था। देख ही सकते हो कि किस तरीके से एल्डर्स की हालत कर रखी है। और ये आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि साला मेरी उम्र नहीं हुई तुम मेरी शादी कराना चाहते हो। FBI को हल्के में मत लो, उनकी पहुंच ऊपर तक है। खैर इसके बाद हम लोग ह्यूमन फोर फादर हॉल को देखते हैं। देखो ये हॉल अलग है, जो ह्यूमन फोर फादर होगा वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। वो जब रिकार्नेटेड होगा तो गोचंग उसे बहुत मारेगा, लेकिन हम लोग अभी के लिए उसकी सेंट या फिर सर्वेंट को देखते हैं। और इन लोगों ने उसी लड़की को, जिसको मैंने अभी बताया था कि FBI की पहुंच ज्यादा ऊंची तक है, उसके पास ह्यूमन फोर फादर का शादी का न्योता भेजा था, जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। हालांकि उस लड़की ने साफ मना कर दिया है कि वो बिल्कुल भी इन सभी चीजों के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर दोबारा कोई उसके पास उन लोगों को भेजता है तो वो उनकी हड्डी बसली एक कर देगी। और ऊपर से उसने सेंट बनने का जो ऑफर था उसे भी रिजेक्ट कर दिया है। वो बस एक अच्छे आदमी के साथ शादीशुदा होके एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहती है। वैसे ही सेंट का नाम है जीजिन, और ये आगे से उस लड़की की इस सोच को तारीफ करती है, क्योंकि एक बार अगर कोई ह्यूमन फोर फादर हॉल का मेंबर बन जाता है तो वो सदा के लिए मेंबर बना रहता है। और इनका मकसद यही होता है ह्यूमन फोर फादर की रिकार्नेशन को ढूंढ निकालना, उसे असिस्ट करना, ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा के रख सके। और हर एक सक्सेसर का यही दायित्व होता है। वहीं पे जीजिन अपने मन के अंदर सोचती है कि कुछ ही देर में इन्हें पता चल जाएगा ह्यूमन फोर फादर कहाँ पे रिकार्नेट होने वाला है, इसलिए जीजिन को भी कोई चीज ढूंढनी है। आधी बातें बताते कहाँ है साले ये। और यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर का भी दायित्व दिखने लगा है और पक्का यहाँ पे बेवाल होने वाला है और पूरी दुनिया केओस में जाने वाली है। इसलिए इन लोगों को ह्यूमन फोर फादर को जल्दी ढूंढना चाहिए और उसे गोचंग का
का खेल खत्म करवा देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगला टारगेट कौन होने वाला है, आर्क कौन सी है और स्पॉटलाइट में कौन कौन से लोग हैं। खैर इसके बाद हम लोग एक उड़ने वाले रथ को देखते हैं जिसका पीछा उड़ने वाले घोड़े कर रहे थे। वहीं पे उस रथ के अंदर से एक सर्वेंट बाहर निकलती है जो कि पीछा करने वालों से कहती है, भाग जाओ यहाँ से नहीं चुत्तर डाल कर दूंगी तुम्हारी। कितनी बार बोला है यंग लेडी तुम्हारे यंग मास्टर के साथ घंटा शादी नहीं करेंगी, उसे कह दो कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। जिस पे ये पीछा करने वाले भी मजबूर थे क्योंकि यंग मास्टर ने ऑर्डर दिए हैं और ऑर्डर इनके लिए कसम की तरह है, इसलिए ये ऑर्डर फॉलो करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसपे ये लड़की जिसका नाम जियू था वो आगे से कहती है कि भाग जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूं। और यंग लेडी को बिल्कुल भी उस गधे के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। जिसपे ये लोग आगे से कहते हैं कि इतना गर्मी गर्मी क्यों, उनके यंग मास्टर ताइकू जाओ क्लैन के यंग मास्टर बनने वाले हैं तो फिर शादी करने में क्या ही बुराई है, और अगर सेंट उनके साथ शादी कर लेगी तो फिर फायदा ही फायदा, कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। जिसपे अंदर से जो लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम मुझे नहीं पता है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो उसकी ऑरा से वहाँ पे स्पिरिचुअल शॉट बन जाती हैं जो कि उन लोगों को काटने ही वाली थी कि वो लड़की उन्हें रोक देती है और उनसे आखिरी वार्निंग देते हुए कहती है कि अपने यंग मास्टर को बता दो कि अगर उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो फिर वो यहीं से पीछे लौट जाए, नहीं तो वो जीजिन उसे कभी भी नहीं छोड़ेगी। जिसपे ये उड़ने वाले लोग आगे से कहते हैं कि तुम हद पार कर रही हो, लेकिन उनका जो इंसेक्टर था वो आगे से कहता है कि तुम्हें लौट जाना चाहिए अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो। फिर इसके बाद हम लोग इस यंग लेडी को देखते हैं और इसका नाम भी वैंग जीजिन है, लेकिन हम इसे वैंग ही बुलाएंगे। फिर इसके बाद वैंग आगे से कहती है कि ये साले कमीने मैं इन तरह के लोगों को बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ जो हाईजैकिंग की तरह चीजें इस्तेमाल करते हैं। जिसपे जियो उसे पूछती है कि ये हाईजैकिंग क्या होता है, जिसपे वैंग आगे से कुछ भी नहीं कह पाती है क्योंकि ये दूसरी दुनिया से आई है। दैट्स अ बिग सरप्राइज। फिर इसके बाद वैंग जियो को एग्जांपल देते हुए कहती है कि इमेजिन करो एक ऐसा आदमी है जो तुम्हें पहले दिन एक गुलदस्ता देता है, डिनर के लिए इनवाइट करता है और अचानक से तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दे तो तुम क्या करोगी। जिसपे जियो आगे से कहती है घंटा मेरा उसे हाँ कहूंगी, कम से कम 100-200 बार तो खाना खिलाए तभी तो हाँ बोलूंगी। जिसपे वैंग भी हैरान हो जाती है ये सोच के साला इन लोगों की कैसी सोच है। खैर जियो वैंग की तारीफ करती है कि तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही पता है। जिसपे वैंग कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता होगा क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग कीबोर्ड वॉरियर हुआ करती थी, बेसिकली गेमर। खैर मैं इनकी कहानी बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि ये रंगी रंगाई रहती है। इनकी भी कहानी बिल्कुल वैसी है, खूबसूरत पैदा हुई एक कमाल की फैमिली है, बस शरीर से कमजोर हैं और 20 की उम्र में आते ही ये स्वर्ग सिधार गई क्योंकि ये काफी ज्यादा खुश नसीब थी तो फिर इनके पास एक खूबसूरत हेल्दी बॉडी आ गई है तो ये अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगी, थोड़ी ना किसी ह्यूमन फोर फादर की हायर वायर बनेंगी। और जैसे एनिमे के अंदर कोई कहानी नहीं होती है कि मेन कैरेक्टर रिकार्नेट होता है तो फिर कहीं पे एक खतरनाक प्रिंस होता है जो दहते कमीना है और ऊपर से एक खतरनाक डीमन होता है और वो दोनों आपस में मिलके ही मेन कैरेक्टर की बजाते हैं। लेकिन वैंग के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि वो लोग पहले से ही खत्म हो चुके हैं और बाकी जो यहाँ पे है उनका IQ काफी ज्यादा कम है यानी कि बुद्धि, इसीलिए वो यहाँ पे बड़े आराम से कोयल की तरह उड़ सकती है और कोई भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा और ऊपर से पावरफुल तो ये है ही है। खैर जियो वैंग से पूछती है क्या वो सच में कोई अच्छा आदमी ढूंढ के उसके साथ नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। जिसपे वैंग कहती है कि घंटा अपना मकसद फ्यूचर में क्वीन ऑफ इमोर्टल्स बनना है जो एक हाथ से ही हजारों एम्परर को चुटकी में धूल मिला देगी और 10-15 फ्लोर्स और स्टेट्स को अपने हाथों पे नचाएगी। साला मैं कैसे किसी प्यार के अंदर पपिया हो सकती है। खैर इसके बाद जियो उसकी तारीफ करती है कि तुम तो कमाल की हो भाई, ये जो इतना उड़ रही है ना, गोचंग ने इसके पास बस अपना एक पपेट भेजा था, इंसान में नहीं एक पपेट, और उसने इसे मार मार के डबल लोटी बना दिया था। अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो वैंग है इसका नाम वैंग जीजिन ही है और हमने जो फोर फादर हॉल के अंदर वो लड़की देखी थी उसका नाम सेंटनेस चूचू है। नाम में कंफ्यूज हो गया, सॉरी। सेंट चूचू और वैंग दोनों हॉल के अंदर ही पैदा हुई हैं, बहनों की तरह ही हैं, लेकिन चूचू वहाँ की गार्डियन की तरह है जो कि एक सेंट है और वैंग की पोजीशन उससे नीचे है, इसलिए अगर इसे बाहर जाना होता है तो फिर चूचू से परमिशन लेना जरूरी है। लेकिन ये बिना परमिशन लिए वहाँ से ऐसे ही भाग आई है और वैंग चूचू की बेइज्जती करते हुए कहती है कि वो वहाँ भी ज्यादा खड़ूस औरत है। वो ऐसा दिखाती है कि जैसे कि पूरी दुनिया ने उसे कुछ उधार ले रखा है और वो खुद को कुछ ज्यादा ही एरोगेंट और सेल्फ राइटियस समझती है। जिसपे जियो आगे से कहती है कि मुझे तो वो काफी अच्छे इंसान लगती हैं, हाँ वो कुछ ज्यादा सख्त हैं लेकिन वो हमेशा सिर्फ जस्टिस के बारे में सोचती हैं और चूचू के साथ जो आगे होगा मैं उसके लिए थोड़ा सा उदास हूँ, मरेगी नहीं, बस उसके साथ NTR होगा। इसपे वैंग भी आगे से कहती है कि हाँ वो अच्छी इंसान तो है, बस उसे एक आदमी की जरूरत है जो उसका नजरिया बदल दे, बस उन 4 कमीने इंसेक्टरों को छोड़ के। खैर इसके बाद जियो वहाँ पे एक डोमेन के बारे में बताती है। डोमेन कोई एरिया नहीं होता है, पुरानी सीरीज की तरह मत समझना, इलाके टाइप में होता है कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरी टेरिटरी है। और हाँ मैं चैंग के लिए उदास हूँ, मैं एक चीज बता दूं कि उसके चैप्टर बंद हो चुके हैं और वो मानवा भी बंद हो चुकी है, बीच में छोड़ दी गई है, इसलिए उसके चैप्टर नहीं आते हैं और चैप्टर नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कहाँ से करूंगा। खैर वैंग वहाँ पे जाने से मना कर देती है क्योंकि उसका नाम वो सैंग हुआंग है और ऊपर से वो सस्ता भाई है, यानी कि कोई उसकी औकात नहीं है। लेकिन जियो उसे आगे बताती है कि वहाँ पे और भी कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और खासकर वहाँ पे तो डॉटियन इमोर्टल पैलेस का सक्सेसर भी आ रहा है जिसको यंगर जनरेशन के अंदर भगवान माना जाता है। गोचंग की बात हो रही है। फिर इसके बाद जियो वैंग को गोचंग के बारे में भर भर के बताती है कि उसने अभी तक कौन कौन से कांड किए हैं, लेकिन वैंग इन बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगती है क्योंकि
जबकि उसके नजरिए के अंदर गोचंग बस एक कैनन फूडर है, यानी कि चारा, जो कि बहुत जल्द ही मारे जाते हैं। जैसे किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर नहीं होता है मानवा के अंदर, और जल्दी ही टपक जाते हैं मेन कैरेक्टर के हाथों। और इसको ऐसा लगता है कि जो मेन कैरेक्टर होगा उसका नाम ना तो यूनिक होगा और ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वो कमजोर सा होगा जो धीरे धीरे ताकतवर बनेगा। इसके बाद वो अपनी बातों में कई सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं, इसीलिए जुयो को वो बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं, जैसे कि कैनन फोडर यानी कि चारा। वह पे जुयो गोचंग के बारे में बताती रहती है, लेकिन वैंग उसकी बातें एक कान से सुनती और दूसरे से बाहर निकाल देती। खैर इसके बाद हम लोग गोचंग की आर्मी को देखते हैं और साथ ही में उसके इमोर्टल क्लैन के भी आर्मी थे जो जबरदस्ती बने हुए थे, और ये लोग किसी तरीके से ड्रैगन क्लैन के साथ भिड़ रहे थे। शायद फर्स्ट एल्डर यहाँ पे आके सिर्फ धमकी देके चले गए होंगे और कुछ लोगों को मारा होगा, कुछ हजारों को। वहीं पे हम लोग ड्रैगन क्लैन के किसी बंदे को देखते हैं जो कि गोचंग से साफ कह देता है कि वो लोग यहाँ पे अपना सर नहीं झुकाएंगे, फिर उन्हें चाहे खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। क्या उसे सच में लगता है कि वो आसानी के साथ पूरे इमोर्टल कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करने लगेगा? वहीं पे गोचंग आगे से साफ मना कर देता है कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी लीडरशिप लेने के लिए नहीं आया है इमोर्टल कॉन्टिनेंट के ऊपर। कुछ टाइम पहले ब्लैक ड्रैगन क्लैन ने वेंग क्लैन को ऑर्डर दिया था कि वो गोचंग के ऊपर अटैक करे, वो बस यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आया है। एंडर ली सुई ने यहाँ के इंसेक्टर को मार दिया है, अब यहाँ पे सिर्फ एल्डर ही बचे हैं जो गोचंग के साथ फाइट कर रहे हैं। वहीं पे एल्डर गोचंग से कहता है कि पूरी आर्मी लेके हमारे ऊपर अटैक करोगे और फिर ऐसे दिखाओगे कि तुम साला राइटियस हो और यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आए हो। फिर इसके बाद गोचंग वहाँ पे अपनी रिकॉग्निशन की पावर को यूज करने लगता है और वो आगे से साफ कर देता है कि ड्रैगन क्लैन ने खुद चूज किया है कि वो लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, तो फिर गोचंग के साइड लोग बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएंगे। वहीं पे साइड पे जो लोग ये नजारा देख रहे थे वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि गोचंग यहाँ पे एशियंट व्हील ऑफ रिकॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली इक्विपमेंट और आर्टिफैक्ट है जो कि इंसेक्टर का है। वहीं पे ड्रैगन क्लैन वाले उस आर्टिफैक्ट को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि गोचंग के पास ये साला कहाँ से आया, क्या उसका रिश्ता रिकॉग्निशन इंसेक्टर के साथ भी है क्या? और ये सभी लोग उस आर्टिफैक्ट को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ऊपर से कनेक्शन के बारे में सोचते हुए इनके मन के अंदर ख्याल आने लगता है कि अब सरेंडर करने का टाइम आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद एल्डर वहाँ पे सबमिट नहीं करते हैं और वो आगे से ऑर्डर करते हैं कि गिव अप नहीं करना है, जा और जाके उनको क्रश कर दो। एक बंदा पीछे से निकलता है और गोचंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो गोचंग की साइड से एक और एल्डर आते हैं जो कि शायद ब्लैक ईगल क्लैन से हैं और वो आसानी के साथ उसे लात मार के साइड में कर देते हैं। साथ ही में वहाँ पे क्रोकोडाइल इंसेक्टर और साथ ही में नागो भाई भी थे। इस पे ड्रैगन क्लैन के जो लीडर थे वो आगे से कहते हैं साला तुम लोग एक ही थाली में खाते हो और गद्दारी भी करते हो, और वो अपनी बहुत ज्यादा पावर रिलीज करने लगते हैं हमला करने के लिए। वहीं पे गोचंग आगे से कहता है कि फर्स्ट एल्डर ली सुई, आपको तो याद ही होगा ना कि हमने क्या वादा किया था। उसी टाइम पे आसमान से चिड़चिड़ाते हुए एक खतरनाक बीम आती है जो कि डायरेक्ट उस एल्डर के ऊपर गिरती है और वो पूरी जमीन को चीरते हुए आर के पार हो जाती है। वहीं पे उनका जो चीफ था वो मारा जाता है, जिसके बाद एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि अब तुम्हारा चीफ मारा जा चुका है तो फिर फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं है और इस खून खुराबे को यहीं पे रोक दिया जाए। वहीं पे नागो भाई काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि साला यहाँ पे कोई ऐसा भी है जो कि इतनी आसानी के साथ ड्रैगन क्लैन के चीफ को एक स्ट्राइक के अंदर ही मार दे, और नागो भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्होंने काफी जल्दी सबमिट कर दिया था। वहीं पे गोचंग भी एल्डर की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसने जितना सोचा था एल्डर उससे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद गोचंग ड्रैगन क्लैन के पास जाता है और पूछता है बताओ भाई मरना है या सबमिट करना है। वहीं पे ड्रैगन क्लैन के जो बच्चे कुछ लोग थे ये लोग अपनी हार मान लेते हैं और सर झुका लेते हैं। इसके बाद गोचंग उड़ते हुए एल्डर के पास जाता है और उससे कहता है कि आपने काफी अच्छा काम किया। वहीं पे एल्डर उसे कहता है कि बस अपना वादा याद रखना, गद्दारी न करना। जिस पे गोचंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि सक्सेसर होने के नाते उसकी ये ड्यूटी है कि वो पैलेस के अंदर और बाहर दोनों तरीकों से रक्षा करेगा और कोई भी चीज उन्हें परेशान नहीं करेगी। वहीं पे एल्डर उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि साले तुम्हें अपना नाम लेना था, तुमने इसके अंदर पूरे डॉटियन इमॉर्टल पैलेस को क्यों घसीट लिया। वहीं पे गोचंग आगे से कहता है एल्डर आप भूल गए क्या, मैंने आपके ऊपर एहसान किया है, इसलिए जो भी जरूरत होगी फ्यूचर में तो आपके पास जरूर आऊंगा मदद मांगने। जिसपे एल्डर वहां से तुरंत भाग लेते हैं और कहते हैं कि दोबारा मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखूंगा। खैर उसी टाइम पे गोचंग के पास नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे न्यू डॉटर ऑफ वीट विद द कॉन्सुलेशन आइडेंटिटी ऑफ टाइम ट्रैवल डिटेक्ट की गई है, जिससे गोचंग को समझ में आ जाता है कि टाइम ट्रैवलर का मतलब यहाँ पे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है। और गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब दो पुराने दोस्त एक साथ मिलेंगे तो नई ट्रिकें काम आएंगी, वो भी बिना किसी नेगोशिएशन के। जिसके बाद देखते हैं कि गोचंग को पता चल जाता है कि कोई तो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। गोचंग को अभी कंफर्म नहीं है कि वो लोग उसके पीछे आए हैं या फिर सिर्फ नजर रखने के लिए आए हैं, इसीलिए वो अभी उन्हें अंधेरे में ही रखता है। इसके बाद हम लोग वैंग के भाई और उसके एल्डर को देखते हैं और ये दोनों आपस में बातें करते हुए एक ही बात कहते हैं कि गोचंग डिमोनिक सक्सेसर से ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे एल्डर यंग मास्टर को बताते हैं कि तुम उसके बराबरी के नहीं हो, तुम्हें उससे 2-3 चीजें सीख लेनी चाहिए। यहाँ तक कि यंगर जनरेशन के अंदर भी कोई भी उसका मुकाबला अभी तक नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि उसने तो डिमोनिक सक्सेसर से लड़ाई की थी और उसे घायल कर दिया था, लेकिन अभी किसी को भी नहीं पता है कि वो कहाँ पे गायब है। इस पे यंग मास्टर भी आगे से कहता है कि मैं सच का उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, उसकी चालाकी और उसकी चतुराई के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। लेकिन ये सब कुछ एब्सोल्यूट पावर के सामने अपने घुटने टेक देती है और वैंग फैमिली के सामने तो उसकी बहन भी खड़ी है। उसी टाइम पे वहाँ पे वैंग आती है जो कि उससे कहती है कि साला
साला तुम हमेशा अपनी बड़ी बहन के सीधा ही चपके रहते हो, अगर तुम इसी तरह से चपके रहे तो फिर तुम कभी भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और वो आते ही अपने छोटे भाई के मुंह पे घुटना दे मारती है, जिससे वो बेचारा भाई घिसड़ते हुए पीछे जाके गिरता है और उठ के कहता है कि साला तुम्हें इतने सालों तक फोर फादर हॉल के अंदर छोड़ा गया, लेकिन तुम एक चीज भी नहीं ठीक पाई, अभी भी हम लोगों की हड्डियां पसलियां तोड़ती रहती हो। वहीं पे वैंग गोचेंग को लेके कुछ बात कहती है कि इतना हमेशा याद रखना कि इसका नाम वो सुवांग है, साला साइड में नाम नहीं दे सकते, कितने कमीने हैं। खैर वैंग अपनी बात पूरी रखती है कि यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एकदम अच्छा आदमी होता ही है, पहाड़ों से भी कोई ऊंचा चीज होती है, और ऊपर से तीनों मेजर क्लैन कोई बेवकूफ नहीं है। गोचेंग कभी भी सक्सेसर ऑफ द ट्रांसमिग्रेशन सीनियर होने से जियानगो के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा। अभी जियानगो क्या है किसी को कुछ नहीं पता है, ना ही मुझे। वहीं पे वैंग ने गोचेंग को काफी देर तक ऑब्जर्व किया और उसे पता चल चुका है कि गोचेंग पानी के किसी टापू की तरह है, ऊपर से जितना दिखाई देता है नीचे से और भी ज्यादा गहरा होता है, और कब वो अपनी स्लीव के नीचे से कोई नई टेक्निक निकाल दे कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। इस पे जियो आगे से कहती है कि वो उसके लिए काफी अच्छा मैच हो सकता था। इस पे वैंग आगे से अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि उसकी किस्मत खराब है कि वो मुझ जैसी लड़की से कभी टकराया नहीं, लेकिन उसके फियांसे भी कुछ कम नहीं है। वहीं पे एल्डर वैंग से कहते हैं कि हम लोग उसे मुलाकात करने का कोई पैगाम वैगाम भेजें, जिसपे वैंग आगे से कहती है कि हाँ भाई बिल्कुल करो, जिसे वो सुवांग हैरान होता है कि ये तो साला हमेशा भागती रहती है कि आज इसे अचानक से क्या हो गया। वहीं पे जीवी कहती है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, अचानक से क्या हुआ, जिसपे वैंग उसके सर के ऊपर मार के उसे चुप करा देती है। इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि सारा माल लपेट के इधर उधर शिफ्ट कर रहा था। उसी टाइम पे उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसे लेडी लक इंटरेस्टेड इन मास्टर, यानी कि वैंग की तरफ से 1000 लक पॉइंट और 5000 डायनेस्टी पॉइंट मिलते हैं। इसे गोचेंग को समझ में आ जाता है कि उसने जरूर गोचेंग को नोटिस कर लिया होगा, और गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अरे वाह मैं तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया, लड़कियां देखते ही इंटरेस्ट हो जा रही हैं, खैर मुझे क्या है, मुझे तो बस लक पॉइंट से मतलब है। उसी टाइम पे एक सर्वेंट आके उसे बताता है कि वैंग फैमिली उसे मिलना चाहती है और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, जिसपे गोचेंग आगे से कहता है नेकी और पूछ और वो उनसे मिलने के लिए मान जाता है। वहीं पे गोचेंग अपनी जीप फेरते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा डायनेस्टी वैल्यू मेरा इंतजार कर रही है। हाय 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 वो लक पॉइंट्स, उनकी खुशबू पूछो ही ना। अब मैं यहाँ से चीजों को थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ। ये लोग डायरेक्ट सीधा चोटी पे पहुंचते हैं मिलने के लिए, जहाँ पे वैंग ने अपना वेशभूष बदल लिया है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके, क्योंकि वो अभी गोचेंग को बताना नहीं चाहती है कि वो ह्यूमन फोर फादर पैलेस की आइडेंटिटिकल सेंट है। और वहीं पे वो गोचेंग से उम्मीद कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे वो कई सारे सन से मिल चुकी है जो कि बहुत ताकतवर फैमिली के होते हैं, लेकिन वो सभी एरोगेंट और कमीने होते हैं, इसलिए उसे गोचेंग से उम्मीद थी कि तुम भैया ऐसा नहीं कर रहे हो। वहीं पे वो जैसे जैसे ऊपर जाती है तो फिर उसे पता चलता है कि जो गार्ड्स हैं वो भी डिवाइन किंग रियलम पे हैं, यानी कि गोचेंग अपने बैकग्राउंड का पूरा फायदा उठा रहा है, जबकि उसे इनकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन वैंग इनसे काफी इंप्रेस होती है। वहीं पे जब वो लोग ऊपर पहुंचते हैं तो गोचेंग ने वहाँ पे चाय वाय का पूरा इंतजाम कर रखा था। वहीं पे वो लोग गोचेंग को ग्रीट करते हैं तो गोचेंग कहता है कि फॉर्मेलिटी छोड़ो, चुपचाप बैठो और चाय पियो। वहीं पे जीवी अपने मन के अंदर सोचती है कि पास से देखने पे इसका मुखड़ा और भी ज्यादा कमाल का लगता है। वहीं पे वैंग सोचती है कि इसकी स्माइल तो बिल्कुल विलन की तरह फेक वाली नहीं है, थोड़ा सा अच्छा है दिखने में। वहीं पे हम लोगों को तो पता है कि इसकी स्माइल कैसी है। खैर इसके बाद वो लोग पूछ जाते हैं तो गोचेंग वो सुवांग से पूछता है कि मैं जान सकता हूँ तुम्हारे आने की यहाँ पे वजह क्या है, जिसपे वो सुवांग ये बहाना बनाता है कि वो गोचेंग से कुछ टेक्निक्स और कुछ रणनीतियां सीखना चाहता है जो गोचेंग ने ड्रैगन क्लैन के खिलाफ इस्तेमाल की थी। जिसपे गोचेंग काफी चालाकी से जवाब देता है कि ड्रैगन क्लैन कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया था और वो दूसरों को बिना किसी दिक्कत के बुली कर रहा था, इसीलिए अगर जो उनके साथ हुआ है उसके लिए वो सिर्फ खुद को ही दोष दे सकते हैं, और ऊपर से इन सभी चीजों का क्रेडिट गोचेंग को बिल्कुल भी नहीं जाता है। वहाँ पे उन लोगों ने फर्स्ट एल्डर को देखा ही था जिन्होंने बिना किसी दिक्कत के उसे खत्म कर दिया था, इसीलिए गोचेंग वहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेट कर रहा था, बाकी ये सभी काम डाउटियन इमोर्टल पैलेस का ही है। जिसपे वो सुवांग आगे से कहता है कि उसे इतना ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, और ऊपर से उनके जनरेशन के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि ब्लैक ईगल क्लैन के खिलाफ इस तरीके से डोमिनेट कर सके, यानी कि उन्हें गुलाम बना सके। जिसपे गोचेंग आगे से कहता है कि ना 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 आप फिर से गलत हैं, मेरा रिलेशनशिप उनके साथ काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं उनकी मदद करता हूँ और वो मेरी मदद करते हैं। और यहाँ पे ये लोग बार बार ट्रांसमिग्रेशन किसी सीनियर के बारे में बात कर रहे थे और मुझे घंटा नहीं पता कि ये कौन है। वहीं पे वैंग आगे से कहती है कि इस तरह से पाखंडी शब्दों का इस्तेमाल ना करो, वो भी ऐसी टोन के दौरान जहाँ पे तुम बिल्कुल सत्यवादी लगते हो। देखो पाखंडी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक तरफ तुम अपने दोस्त को बीड़ी पीना सिखाते हो और ऊपर से उसके घर वालों को बता देते हो, इसी को कहते हैं पाखंडी। जिससे वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि गोचेंग की पर्सनालिटी कैसी है। वहीं पे वो सुवांग आगे बढ़ता है और गोचेंग से वैंग के लिए माफी मांगने लगता है, उसे अपना बड़ा भाई बताते हुए। इस पे गोचेंग एक झटके में पता लगा लेता है कि ये तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारी बहन है, और वो आगे से कहता है कि मैं इतना ज्यादा अंधा थोड़ी ना हूँ कि एक लड़के और लड़की के बीच के अंदर अंतर न बता सकूं। वहीं पे हम लोग वैंग के ऊपर उसकी स्टेटस विंडो को देखते हैं जिसके ऊपर नाम, जेंडर और साथ ही में उसकी लक वैल्यू साफ साफ लिखी हुई थी। वहीं पे वैंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि इसे कैसे पता चल गया कि साला अपन लड़की है। फिर इसके बावजूद उसे लगता है कि अभी भी वो एडवांटेज में है, क्योंकि गोचेंग को ये नहीं पता है कि वो ट्रांसमिग्रेटर है, यानी कि रिकार्नेटर दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आने वाली है। इसके बाद वैंग वहाँ पे गोचेंग के साथ काफी ज्यादा कैजुअल होकर
लिए बात करने लगती है कि उसने गोचंग के बारे में जो भी कुछ सुना था उसे मिलने के बाद उसे कंफर्म हो गया है कि वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वैंग इधर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आगे आने वाले फ्यूचर के डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहूंगी, जिसपे वो दोनों इसको तरफ देख के कहते हैं आए। दूसरी साइड से गोचंग कहता है कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सुनूंगा बिल्कुल, और वो तीनों गोचंग की तरफ देख के कहते हैं हाँ। मैं भी गोचंग को काफी अच्छे से पता था कि वैंग को ऐसा लग रहा है कि गोचंग को उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है कि वो ट्रांसमिग्रेटर है, तो वो गोचंग को आसानी के साथ फुद्दू बना सकती है। वहीं पे गोचंग भी आगे से कहता है कि तुम मुझे फुद्दू बनाना चाहती हो तो मैं फुद्दू बनूंगा, तुमने जो इंटरेस्ट मेरे अंदर दिखाया है मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना बर्बाद जाने दूंगा, और जब हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये इंटरेस्ट कितना ज्यादा डेडली है जो तुमने इस ग्रेट विलन के अंदर लिया है। फिर इसके बाद वहाँ पे शाम से रात हो जाती है और ये दोनों अभी तक लगे हुए थे। बेचारे इन दिनों की तो आंखें बाहर आ गई हैं और ये बस जाना चाहते हैं। ये तीनों स्कूल के बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में घंटा मन नहीं है, बस आखिरी बेल बजने का इंतजार है कि कब घर जाने को मिले। वहीं पे मिंग गोचंग की लगातार तारीफें करी जा रही थी और उसकी तारीफों के पुल बांधे दे रही थी। वहीं पे गोचंग आगे से कह रहा था कि नहीं नहीं मैं इन सभी रिकॉग्निशन के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। वहीं पे मिंग गोचंग से कहती है कि वो काफी ज्यादा कमाल का इंसान है इस पूरे टाइम के लिए। वहीं पे गोचंग आगे से कहता है कि उसे इस जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ये है कि वो मिंग से जल्दी नहीं मिला, जिसपे वैंग उसे कहती है कि ये तुम्हारे फियांसे के लिए कहीं बुरे शब्द तो नहीं होंगे, जिसपे गोचंग सोचता है कि इसका क्या मतलब हुआ। इसके बाद मिंग वहाँ पे अपने असली रूप में आती है और वो गोचंग से कहती है कि अभी तक देर नहीं हुई है, अगर वो अपनी सगाई को मिंग के साथ तोड़ लेता है तो वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन सकते हैं, जिससे उन दिनों के मुंह से भाई चाय बाहर गिर जाती है और वो तीनों ही सोचते हैं ये लड़ाई करवाएगी। और एक बंदे ने नीचे कमेंट किया हुआ है जो बिल्कुल परफेक्ट है, डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच फक्ड यू आर। वैंग गोचंग से कहती है कि हम दोनों का इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई है, अगर हम दोनों एक साथ मिल जाते हैं बेसिकली शादी, तो हमारा यूनियन इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि हेवन भी इसे ओबिटेन नहीं कर सकता है। ओबिटेन का मतलब प्राप्त करना। गोचंग वैंग की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है कि वो जरूर मजाक कर रही होगी। उसकी शादी जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स ने पहले ही डिसाइड कर ली थी और वो भले ही यहाँ पे हाँ कर दे, लेकिन वैंग के पीछे जो लोग हैं वो कभी भी इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। इससे वैंग को भी समझ में आ जाता है कि गोचंग ने इतने टाइम के दौरान ही उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया है कि वो ह्यूमन फोरफादर हॉल की सक्सेसर है। वहीं पे वैंग गोचंग से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग मेरे डिसीजन के खिलाफ नहीं जाएंगे और अगर तुम ऐसे मुझे मना कर दोगे तो फिर मैं उदास हो जाऊंगी। वहीं पे गोचंग मना कर देता है ये कहते हुए कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, हम आपके लेवल के नहीं हैं और हमारा मैच इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। वहीं पे वैंग इसके कांडों के बारे में सोचते हुए कहती है कि साले तूने अपनी बचपन में अपनी बहन की हड्डी चुरा ली, इसके बाद वॉइड एसेंस का टैलेंट दिखाया और यही नहीं इतनी कम उम्र में डॉटियन इमॉर्टल पैलेस के सक्सेसर बन गए और यही नहीं लॉर्ड ऑफ रिकार्नेशन के भी सक्सेसर बन गए, और ऊपर से जो चला के जो टैक्टिकल्स और जो इंसाफ जो जजमेंट है वो सभी के मुकाबले ये किसी तेज तर्रार चाकू से कम नहीं है। जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा चालाक और फुर्तीला है। इसके बाद वो सुबह गोचंग से कहता है कि देर रात हो चुकी है, मम्मी ने बोला है कि बाहर नहीं रुकना है तो हमें चलना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग गोचंग को टाटा वाटा करके वहाँ से जाने लगते हैं और वैंग जाते हुए कहती है कि वो दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। गोचंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वहीं सिस्टम गोचंग को बताता है कि वैंग ने गोचंग के लिए अपना ओपिनियन यानी कि नजरिया बदल लिया है, तो फिर उसे 2000 लाख पॉइंट और डेनेस्टी वैल्यू मिलते हैं। इसके बाद गोचंग भाई साहब शादी के बारे में सोचते हुए अपनी पहली सुहाग रात वो भी बिना शादी के मिंग और उसके साथ बिताए गए टाइम को याद करते हैं। इसके बाद वो अपनी फॉलोवर को बुलाता है और उसे कहता है कि जाओ और जाके मिंग के ऊपर नजर रखो कि वो भी क्या कर रही है और कहाँ पे है। वही गोचंग को बताता कि मिंग भी एक रिकार्नेटर है, तो फिर उसे फ्यूचर के बारे में कुछ तो पता होगा और वो कहाँ पे है उसके बारे में जानने से ही थोड़े से बहुत क्लू मिल सकते हैं। वही गोचंग को भी पता था कि अगर वैंग यहाँ आसी पास घूम रही है जो कि ह्यूमन फोरफादर की सक्सेसर है, तो फिर टाइम हो चुका है कि उनके पैदा होने का टाइम आ चुका है। लेकिन उसने एक ट्रांसमिग्रेटर होने के बावजूद ह्यूमन फोरफादर के रिकार्नेशन को ढूंढने से मना कर दिया है, जो उसके काम के लिए थोड़ा सा एडवांटेज दे सकता है। वही भी ह्यूमन फोरफादर और डिमोनिक सक्सेसर दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं और फोरफादर की जो एबिलिटी है वो काफी ज्यादा कमाल की हो सकती है। इसलिए गोचंग के लिए ये थोड़ा सा खतरे वाला काम है क्योंकि उसका मजा किरकिरा हो सकता है, इसलिए ये फोरफादर वाला किस्सा जल्दी निपटाना पड़ेगा और वो गुस्से में अपना मग तोड़ देता है। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और उसका सर्वेंट आके उसे बताता है कि उन लोगों ने सुप्रीम गार्ड के लिए जो भी चीजें थी उन सभी को सिलेक्ट कर लिया है और वो लोग यूनिट के लिए रेडी हो चुके हैं। वहीं पे जिन लोगों को भी सिलेक्ट किया गया था उन सभी की कल्टीवेशन सेलेस्टियल रियलम तक ही थी। दरअसल मिंग को अच्छे से पता था कि जो फोरफादर पैदा होने वाला है उसका रियलम सेलेस्टियल रियलम पे ही होगा और गोचंग को बचाने के लिए उसका प्लान ये था कि जब तक वो साला अपर रियलम में पहुंचेगा उसको नीचे ही दबोचेंगे और मार देंगे। वहीं पे जो सेलेस्टियल रियलम होता है इसके जो बंदे होते हैं वो इनर डोमेन से काफी ज्यादा दूर रहते हैं, उनकी कल्टीवेशन कम होती है तो उन्हें दूर रखा जाता है, इसीलिए फोरफादर्स का जो हॉल होगा वो उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा इतनी जल्दी। वहीं पे मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे दोबारा अपना क्राउनिंग रिचुअल करना पड़ेगा ताकि वो खुद को सेफ रह सके और अपनी इमॉर्टल स्पिरिट को ट्रेन कर सके, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर गोचंग दोबारा इस जिंदगी के अंदर उसे धोखा देता है तो फिर मिंग को करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये हमसे छुपा लिया जाता है। इसके बाद हम लोग गोचंग को ईगल क्लैन के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो मिंग को अपने पास बुलवाता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने क्लैन
की जो सील है उसे अनलॉक करवाना चाहते हो और मेरी पकड़ से आजाद होना चाहते हो। जिसपे मिंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। गोचेंग उससे कहता है हीरो बनने का इरादा है क्या? वहीं पे मिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और गोचेंग से इतना ही कहता है कि अगर गोचेंग उसे दोबारा एक मौका देता है तो वो आग से भी होके को गुजरने को राजी है, भले ही चाहे वो मारा जाए। गोचेंग उससे कहता है कि डरते क्यों हो भाई, मेरे ऐसे कोई भी इरादे नहीं है और वैसे भी तुम्हें सुप्रीम बीइंग के द्वारा चूज किया गया है। इसमें मिंग हैरान होकर पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता है? इस पे गोचेंग उसे कहता है कि सुप्रीम मास्टर ने ही तो मुझसे तुमसे ये बताने को बोला है, सिंसियरिटी हमेशा मिरेकल्स लेके आती है। जिसपे मिंग गोचेंग से पूछता है तुम भी उसके डिसाइपल हो क्या? इस पे गोचेंग उसे चुप होने का इशारा करता है और मिंग को समझ में आ जाता है कि वो है। इसके बाद गोचेंग मिंग को काम पे लगाता है और उसे कहता है कि सुप्रीम बीइंग ने तुम्हें 3 मिशन दिए हैं जो तुम्हें 3 महीने के अंदर पूरे करने हैं, सॉरी 1 महीने के अंदर। और गोचेंग उसे कहता है कि तुम्हें 30 ऐसे बंदे लेके आने हैं जो कि गिफ्टेड होंगे और टैलेंटेड होंगे और उनके अंदर डिसेबल बनने की कैपेबिलिटी होगी। जिसके बाद सुप्रीम बीइंग तुम्हें अपने पास बुलाएंगे और तुम्हें अपनी असली रूप दिखा के उसे तुम्हें अपना असली नाम बताएंगे। तो फिर मिंग के अंदर मोटिवेशन की आग जलने लगती है और वो आगे से कहता है कि वो ये सभी काम काफी जल्दी कर देगा। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब भी कोई मोटिवेशनल फोर्स आती है तो फिर उसके सामने डर फीका पड़ जाता है। इसके बाद गोचेंग वहां से जाते हुए मिंग से कहता है कि ध्यान रखना ये काम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है और वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही ऐसे एहसान करते हैं, तो किसी को ये बात जानने मत देना। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि डार्कनेस आ रही है, ह्यूमन फोरफादर दिखने वाला है, अगर एक्सपेरिमेंट काफी अच्छे से जाता है तो फिर उसकी सेकंड फेज काफी आसानी के साथ निकल जाएगी। वहीं पे गोचेंग हमें बताता है कि नॉर्मल लोगों के लिए डार्कनेस पूरी तरीके से एक डिजास्टर की तरह होती है और लोग उसे हमेशा अवॉइड करने के बारे में सोचते हैं। वहीं पे गोचेंग के लिए ये डार्कनेस कोई डिजास्टर विरास्टर या फिर कोई चीज होगी, ये बहुत बड़े मौके की तरह आती है जिसको गोचेंग कभी भी छोड़ नहीं सकता है। इससे पहले ह्यूमन फोरफादर उसे बर्बाद करे, गोचेंग को ह्यूमन फोरफादर को 6 फादर में बदलना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि गोचेंग की फॉलोवर उसके पास आती हैं और उसे बताती है कि सी किंग पूरी तरीके से बैडली घायल हो चुका है और उन्हें 1 लाख साल के लिए सील्ड कर दिया गया है। गोचेंग उसे कहता है कि तुम अब जा सकती हो। वहीं पे गोचेंग के पास उसकी मदर की तरफ से गोचेंग के पास न्योता आता है जो कि उसकी मदर की बर्थडे पार्टी थी। वहीं पे वो चाहते थे कि गोचेंग जियान को भी अपने साथ लेके जाए और गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सही टाइम होगा जिससे मैं पीस विलेज के अंदर जा सकता हूँ। और पीस विलेज से तुम्हें याद आ चुका होगा कि सूकिंग नाम की भी एक लड़की है यहाँ पे। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जो मैं चीज जियान के लिए इतने टाइमों से प्लानिंग करते हुए आ रहा था उसका मौका आ चुका है। वहीं पे हमने जियान के पास देखते हैं और उसके पास भी गोचेंग के फादर की तरफ से इनविटेशन आता है। वहीं पे वो लोग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आ जाओ झलक दिखला जाओ, लेकिन जियान आगे से कहती है कि मैं न जा रही और वह इनविटेशन को बाहर फेंक देती है और खुद से ही कहती है कि इन्हें क्या लगता है कि जब बाहर निकाल के फेंक देंगे और जब मन करेगा तब बाहर वापस बुला लेंगे। उसी टाइम पे गोचेंग उसके पीछे अचानक से आता है और कहता है कि नहीं जाओगी। तो मिंग बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि इस तरह से भूत की तरह मत आया करो, लोगों को हार्ट अटैक से ही मार दोगे। इसके बाद वो अपने पंख निकालती है और वहां से भागते हुए कहती है कि मैं न जा रही वापस उस घर के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी अचानक से उसे पता चलता है कि उसे पकड़ लिया गया है और गोचेंग उसे कहता है कि इतनी मेहनत की लेकिन तब भी भाग नहीं पाए, मैंने तुम्हें एक झटके में पकड़ लिया, साला तुम मुझे निराश में निराश करती जा रही हो अपनी कल्टीवेशन न बढ़ा के। इस पे जियान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी गलती थोड़ी ना है, तुम अचानक से ये जंजीरें निकाल लोगे। वहीं पे गोचेंग मिंग से साफ कर देता है कि या तो तू मरेगी या तुम मेरे साथ चलेगी। मेरे फादर ने मुझे लिख के कहा है कि अगर वो नहीं आई तो मेरे ऊपर RGB बेल्टें चलेंगी। जिसपे जियान साफ मना कर देती है ये कहते हुए कि मैं नहीं वापस जा रही, वो तुम्हारे फादर हैं, मेरे नहीं, वही हैं जिन्होंने मुझे पहले बाहर निकाला था। जिसपे गोचेंग मिंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम गलती कर रही हो, उन्होंने तुमसे आने को नहीं कहा है, मुझसे तुम्हें लाने को कहा है। मिंग अभी भी मना कर रही थी तो गोचेंग उसकी कमर को पकड़ता है और उसे उठा लेता है। वहीं पे जियान को लगा था कि गोचेंग उसे बाहों में भरेगा, लेकिन गोचेंग तो उसे आटे की बोरी की तरह कंधों पे लाद लेता है। जिससे जियान को वो टाइम याद आ जाता है जब गोचेंग उसे अपनी पीठ पे घर ले जाया करता था, जब वो एकदम हचक के ठूस के सो जाती थी। इसके बाद गोचेंग उसे पकड़ता है और पोर्टल से अंदर चला जाता है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक फनी चीज दिखाऊंगा, तुम्हें पोर्टल के नीचे कुछ चीज दिखाई दे रही होगी जो पुप 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 करके चिल्ला रही होगी। हम देखते हैं कि वहाँ पे जियान का भाई वही चिड़िया था जिसके ऊपर गोचेंग ने पैर रख दिया था और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी माँ का साला मेरे को क्यों तोड़ा, और एक बात बताओ साला मेरे ऊपर पैर किसने रखा, कहाँ गया वो। इसके बाद हम लोग 9 टेल्ड फॉक्स क्लैन को देखते हैं। हाँ, ये यूमी का ही क्लैन है। अब देखो तुम्हें ऑथर के बारे में पता चल चुका होगा कि वो एक साथ 3-4 चीजें चलाता है जिससे स्टोरी 1 by 1 चलती रहती है। जैसे ये लिंक से पहले बाइली का नंबर आया था उसी तरीके से, इसीलिए हम लोग यूमी के क्लैन के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि यूमी के यहाँ काम करता है। बेसिकली ये सबसे लो कैटेगरी का सर्वेंट है जो सिर्फ घोड़ों को चारा देता है और उन्हें पानी देता है। लेकिन अचानक से जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के एल लग चुके हैं, क्योंकि इन भाई साहब की सोल हो गई है स्विच और ये किसी अमीर फैमिली के या फिर किसी क्लैन के बड़े बेटे थे जिनकी कल्टीवेशन हेवनली किंग तक थी, लेकिन अब वो एक झटके में गायब हो चुकी है। इसके बाद वो मटके के अंदर अपना चेहरा चेक करता है तो फिर वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि साला मैं यिन सुहांग द सन ऑफ ईगल हेवनली किंग का बेटा हूँ और मैं यहाँ पे साला घोड़ों को चारा दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक औरत आती है जो कि उससे उस बंदे का नाम लेते हुए कहती है चूफैन, तुमने घोड़ों को चारा दिया या फिर कोड़ा चलाऊं। वहीं पे सुहांग आगे से कहता है
चू फैन, तो साले वेट कर, मैं तेरे को बताता है चबी। वहीं पे हम लोग असली वाले चू फैन को देखते हैं जो कि आगे से हंसते हुए कहता है, ईगल हेवनली किंग का बेटा, एक नोबल एग्जिस्टेंस। साला मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान इतना मेहरबानी होगा, या फिर मैं साला इसको अपनी किस्मत कहूँ या फिर डायनेस्टी कहूँ। वैसे चित्रगुप्त जी आपका धन्यवाद इतनी कमाल की किस्मत लिखने के लिए। अब देखो इसे गंदी तरीके से नशा है, वो भी यूमी का, क्योंकि जब ये गलियों में भीख मांग के जिया करता था तब इसे यूमी ने एक बार बचा लिया था और अपने पैलेस के अंदर पनाह दी थी, और तब से ही इसका दिल यूमी के लिए 100 पे धड़कता है। खैर अब भाई साहब के पास रुतबा, पावर, एग्जिस्टेंस, फैमिली सब कुछ आ चुका है, तो ये यूमी के साथ अपनी प्यार भरी कहानी पूरी करना चाहेंगे। वहीं पे ये भाई साहब चूफैन पूरी तरीके से मोटिवेटेड थे अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए, और वो यूमी से कहते हैं कि जल्दी या फिर बाद में तुम मेरी ही होके रहोगी। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोचंग फैमिली के अंदर पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ था, तो फिर वहाँ पे कई सारी फैमिली आती है और साथ ही में वैंग की फैमिली भी आती है। वहीं पे गोचंग वैंग को वेलकम करने के लिए खुद जाता है और उसको ज्ञान से भी मिलवाता है, ये कहते हुए कि ये मेरी गुड फॉर नथिंग सिस्टर है, यानी किसी काम की नहीं। वहीं पे हम लोग मिंग को देखते हैं जो एकदम गुस्सैल आंखों से गोचंग और वैंग की तरफ ही देख रही थी और अपने मन के अंदर सोचती है कि साला जब मैं यहाँ पे नहीं थी तब ये दोनों आगे कितना आ गए। वहीं पे वो गोचंग की तरफ देखते हुए सोचती है कि उसे लगता है कि मैं ये बता नहीं सकती हूँ कि उसके सामने कोई औरत खड़ी है। साला तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए इतनी खूबसूरत औरत देख के। वहीं पे मिंग अपनी एबिलिटी को भी पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो वैंग की कैपेबिलिटी यानी कि कल्टीवेशन को चेक नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद हमें गोचंग की मदद दिखाई जाती है और माशाअल्लाह कमाल की हैं। और वो मिंग से पूछती हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो। पहले मैं तुम्हें गोचंग की मदर के बारे में बता देता हूँ। इन्हें लेडी गु कहा जाता है जो कि ताइचो टेम्पल की डिवाइन लेडी है, और इनका जो टेम्पल है यानी कि सैंक्शन वो गोचंग की एवरलास्टिंग फैमिली से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पे सास बहू की परफेक्ट बनती है और गोचंग की मदर मिंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है। वहीं पे मिंग अपनी होने वाली सास से कहती है कि अपने बेटे की तरफ जरा देखो। वहीं पे गोचंग की मदर कहती है ये अच्छा, और वो मिंग से कहती है क्या तुम उस लड़की की तरफ देख रही हो, मैंने उसके बारे में कभी भी नहीं सुना है, जो कि वैंग फैमिली से आती है और इनकी भी फैमिली काफी ज्यादा शक्तिशाली है। साथ ही में वो मिंग को बताती है कि उसकी कल्टीवेशन क्वाइशी सेंड है, जिससे मिंग काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि इस उम्र में इस स्टेज को अचीव करना काफी बड़ी बात है। बेशक यार वो ट्रांसमिग्रेटेड है, एबिलिटी तो होनी ही थी। वहीं पे वैंग को भी पता चल जाता है कि मिंग उसकी की तरफ देख रही है। वहीं पे गोचंग की मदर अपनी होने वाली बहू रानी की मजे लेते हुए कहती है क्या तुम जल रही हो। इसमें मिंग कहती है कि नहीं नहीं, उसे गोचंग के दिल के ऊपर पूरा भरोसा है। जिसके बाद गोचंग की मदर मिंग का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि आराम से बेफिक्र रहो। गोचंग के कैरेक्टर के मुताबिक वो सिर्फ उस लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता है बस। गोचंग की मदर जैसे ही पर्सनैलिटी की बात करती है तो मिंग को एक झटका लगता है कि पर्सनैलिटी। वहीं पे गोचंग की मदर अपनी बात को जारी रखती है कि तुमने इन सालों में काफी कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हें कुछ सहने की जरूरत नहीं है। जिसमें मिंग भी आगे से कहती है कि उसने अभी तक गोचंग के इरादों को गलत समझा हुआ था, जिससे गोचंग की मदर को भी झटका लगता है। जिसके बाद वो मन के जरिए मिंग से पूछती है क्या तुम्हें गोचंग के बारे में सब कुछ पता है और उसके डीमन के बारे में भी। जिसमें मिंग अपनी मदर को बताती है कि हाँ उसे गोचंग के हार्ट के बारे में अच्छे से पता है। ऐसे गोचंग की मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी मिंग गोचंग का सपोर्ट कर रही है, और वो उसे गले लगा के कहती है कि तुम ही हो मेरी बहू रानी। जिसमें मिंग आगे से कहती है कि अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन गोचंग की मदर आगे से कहाँ मानने वाली थी, और वो उसे कहती है कि कभी तो बनोगी। खैर इसके बाद मिंग यहाँ पे अपनी मदर से कुछ जानकारी पूछती है। दरअसल गोचंग अपने साथ 2 लड़कियां लेके आया था लोवल रियलम से, तुम्हें पता ही होगा। पहली के नाम कीहान है जो कि जीजी अकेडमी के अंदर अभी स्टडी कर रही है, और दूसरे का नाम सुकिंग है जो कि अभी गोचंग की मदर के नीचे काम कर रही है। और मिंग गोचंग की मदर से पूछती है क्या उन दोनों के अंदर कोई खास बात है। इस पे गोचंग की मदर आगे से बताती है कि कीहान के बारे में उन्हें ज्यादा नहीं पता है, वो बस सेक्रेटरी के अंदर एकेडमी की स्टडी कर रही है। लेकिन सुकिंग के बारे में एक बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन है, उसके पास ट्विन सोल है, या तो उसके पास कोई किसी तरह का डेविल है या फिर कोई दोस्त जाइंट है। गोचंग की मदर ने कई सारे तरीके टेक्निक का इस्तेमाल की ये पता लगाने के लिए कि उसकी दूसरी सोल कौन सी बॉडी है और उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है कि उस लड़की के सोल का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि वो डेविल है या फिर जाइंट है, कोई भी नहीं जानता है। वहीं पे मिंग भी हमारी तरह सोचती है कि अगर उसे उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना था तो फिर वो उन्हें अपने साथ ऊपर लेके ही क्यों आया। अब वो उसके किसी काम के नहीं है तो वो साइड में पड़ी हुई है। वहीं पे मिंग को काफी अच्छे से याद था कि जब गोचंग पिछली लाइफ के दौरान नीचे गया हुआ था तब वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आया था, इसीलिए इस बार नीचे उसके साथ कुछ किया होगा तभी वो बदल गया है। वहीं पर लोग गोचंग को देखते हैं जहाँ पे बाकी सभी लोग थे और वो सभी डेमोनिक सक्सेसर को लेके बात कर रहे थे, और वो सभी पूछते हैं कि गोचंग ने उसे आखिरी बार लड़ाई की थी, उसे ही अंदाजा हो सकता है कि वो अभी कहाँ पे होगा। गोचंग आगे से कहता है कि ये लिंग काफी ज्यादा घायल था, लेकिन अभी वो कहाँ पे होगा किसी को नहीं पता है। वहीं पे जियान अपने मन के अंदर सोचती है कि साला ये आउटफिट काफी ज्यादा महंगा है, मेरे तो 2-3 सालों का खाना निकल जाएगा, अच्छा हुआ गोचंग ने ही इसके पैसे दिए। वहीं गोचंग की बातों से सभी को अंदाजा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिमोनिक सक्सेसर नहीं है। इस पे गोचंग कहता है कि हाँ मेरा अंदाजा सही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक अकेला इंडिविजुअल नहीं है, उसके पीछे जरूर कई सारी फोर्स हो सकती हैं। इस पे ये सभी लोग भी यही सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये लिंक का तो कोई अता पता ही नहीं है। जिसके बाद हम लोग भीड़ को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग इधर उधर चल रहे थे, और इन लोगों के बीच में हम लोग सेंट चूचू को देखते हैं जिसने अपने आसपास बैरियर बनाया हुआ था, और ये भी यहाँ पे गोचंग और डिमोनिक सक्सेसर को
लेके ही कुछ चेक करने के लिए आई थी। अब देखो चूचू का यहाँ पे दिमाग घोड़े से भी ज्यादा तेज चल रहा है। ये हर एक चीज के अंदर डाउट निकाल लेती है। रूमर्स के मुताबिक गोचंग ने डिमोनिक सक्सेसर के खिलाफ लड़ाई की, जहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर भाग निकला। लेकिन पास्ट इंसिडेंट के मुताबिक डिमोनिक सक्सेसर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है कि वो डुअल के अंदर कभी भी नहीं हारेगा और उसके पास कमाल की टेक्निकें हैं। मतलब ये गोचंग का टैलेंट आउटस्टैंडिंग है, कमाल का है, ट्रू डिमोनिक सक्सेसर है, कुछ भी हो, लेकिन इसके बावजूद वो डिमोनिक सक्सेसर की लड़ाई में जीत नहीं सकता है। और ऊपर से डिमोनिक सक्सेसर का पहला विक्टिम बाइली था, जिसकी फियांसे यूमी थी। लेकिन बाइली मारा गया और यूमी सर्वाइव कर गई, वो भी येलिंग के साथ इतना ज्यादा टाइम निकालने के बावजूद। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरी पार्टीज को ये लगता है कि यूमी हल्की सी खूबसूरत है और उसने अपनी जान किसी तरीके से बचा ली। और सबसे बड़ी बात, ये सभी चीजें बिल्कुल भी नेचुरली नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने इन्हें काफी अच्छे से लिखा है और जितने भी किरदार हैं उन सभी ने अपने रोल को काफी अच्छे से प्ले किया है। और मेन हीरो यानी कि येलिंग के लिए जो किरदार सबसे ज्यादा गलत साबित हुआ वो यूमी थी। और ऊपर से यूमी गोचंग के बहुत ज्यादा क्लोज है, इसीलिए गोचंग वो बंदा हो सकता है जिन्होंने इन सभी चीजों को खींचा होगा, क्योंकि इन सभी चीजों से उसे ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। और अगर उसका अंदाजा गलत नहीं हुआ तो आने वाले जो इंसिडेंट होंगे वो और भी ज्यादा भयानक होंगे। इसके बाद हम लोग सुवांग को देखते हैं जो कि घोड़ा गाड़ी चला रहा था। वहीं पे उसके ऊपर जो सिस्टर बैठी हुई थी वो उससे कहती है कि क्या हुआ है, तुम्हारा होश ठिकाने नहीं है, यहाँ तक कि तुम घोड़ों को सही से खाना भी नहीं दे पाए और गाड़ी भी नहीं चला पा रहे हो। इस पे साओ हुआंग आगे से कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तो वो लड़की कहती है कि आगे से होना भी नहीं चाहिए। अगर यूमी ना होती तो फिर तुम गली के बीच में पड़े होते और भूख से मारे जाते। वहीं पे सुवांग के दिल मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। बेचारा कभी मेन कैरेक्टर की तरह जिंदगी जिया करता था, अब यहाँ पे एक 2 कौड़ी का सर्वेंट उसकी बेइज्जती कर रहा है और उसे बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। उसे समझ में आ जाता है कि सिर्फ उससे उसकी बॉडी ही नहीं बल्कि उसका रुतबा, गरिमा सब कुछ छीन लिया गया है। लेकिन अभी भी सुवांग की आंखों में एक उम्मीद थी, अगर वो किसी ताकतवर बंदे को अपनी आइडेंटिटी बताने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो अपनी रियल आइडेंटिटी को छीन सकता है। लेकिन बेचारा गलती से माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स कह देता है, जिसपे वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि क्या बड़बड़ा रहे हो, चुपचाप गाड़ी चलाओ नहीं तो यहीं से नीचे फेंक दूंगी। वहीं पे यूमी को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है और वो सोचती है कि चूफैन को तो कभी ऐसा दौरा नहीं पड़ा है, शायद से गोचंग को इस बारे में बताना चढ़ेगा कि माउंटेन ऑफ किंग्स के अंदर कोई चीज आ रही है। अगर सुवांग ये बात ना बोलता तो गारंटीड वो अपनी पहचान को पा लेता। खैर इसके बाद हम लोग हेवनली प्रिंसेस इंगियो को देखते हैं, यानी कि असली वाली सुवांग की छोटी बहन। वहीं पे इसको अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा लगाव है, सगे हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। वहीं पे इंगियो को जैसे ही ये पता चलता है कि वो कहीं भी जाने वाला है तो वो उसे कहती है कि उसे अभी नहीं जाना पड़ेगा, उसने अपने फादर से बात कर ली है और उन दोनों को एक साथ ही जाना पड़ेगा। वहीं पे चूफन तो अपने मन के अंदर यही सोचता है, यूमी हेवनली प्रिंसेस भी तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हमें प्रेम कहानी दिखाई जाती है। जब हमारे चूफन भाई साहब गरीब हुआ करते थे, सॉरी गुलाम हुआ करते थे, तब यूमी इनकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर थी और इन्हें भी काफी अच्छे से पता था कि इनकी औकात नहीं है कि यूमी को ये अपनी असली दिल की बात बता सके, इसलिए ये हमेशा बैकग्राउंड में ही रहते थे। लेकिन अब चूफन के पास असली गरिमा आ चुकी है, रुतबा आ चुका है, तो अब वो बैकग्राउंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा और दिन के उजाले में उसके बगल में खड़े होकर उसे बचा सकता है, क्योंकि वो एक नोबलेस्ट ब्लड लाइन की फैमिली में से एक है। वहीं पे इंग्यू अपने बड़े भाई को आवाज ही लगाती रह जाती है, लेकिन ये बेचारा तो यूमी के ख्याली पुलाव पका रहा था। वी गॉट यूमी सेकंड लव स्टोरी बिफोर GTA 6। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि गोचंग की मदर की बर्थडे पार्टी के लिए वहाँ पे भाई हर एक फैमिली से कोई ना कोई आ ही रहा था। वहीं पे गोचंग उन लोगों को वेलकम कर रहा था। वैसे इसका नाम चिलियांग है, मैं भूल गया था तो तुम्हें याद दिला दूं। वहीं पे हम लोग जियान को देखते हैं जो कि मिंग को यानी कि अपनी भाभी को साइड में लेके आती है, क्योंकि वो उससे कुछ बात करना चाहती थी। दरअसल जियान को हाल ही में कुछ पता चला है। मिंग पूछती है क्या पता चला है, कि जो बीच की बीवी थी, मुझे नहीं पता कि ये मिडवाइफ का क्या मतलब होता है, लेकिन साथ ही में वो लोग जिस दिन गोचंग पैदा हुआ था उन सभी का नामो निशान मिट चुका है। इसलिए जियान को ऐसा लगता है कि उस टाइम पे कुछ तो कमाल का हुआ होगा, जिसमें मिंग आगे से कहती है क्या उसका पैदा होना ही गलत है, तुम ये कहना चाहती हो। वहीं पे मिंग को तो पता ही था कि गोचंग के पेरेंट्स को छोड़ के सिर्फ उसे ही पता है कि गोचंग के पास डिमोनिक हार्ट है, इसको कल्टीवेट करने से सिर्फ दुनिया के अंदर तबाही आएगी। इसीलिए वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अब वो लोग क्या छुपा सकते हैं। वहीं पे जियान को पहले लगता था कि गोचंग ने उसकी हड्डी इसलिए निकाली है ताकि वो उल्टा सीधा काम कर सके, लेकिन अब जियान को ऐसा लगता है कि उसने ये इसीलिए किया क्योंकि वो इसे अवॉइड नहीं कर सकता था और वो इस चीज को काफी टाइम से छुपा रहा था, इसीलिए वो अभी तक काफी ज्यादा गिल्ट में है। इसके बाद मिंग दूसरे एंगल से सोचती है कि गोचंग उससे नफरत इसलिए करता है क्योंकि वो अपने कल्टीवेशन ठीक से नहीं करती है और शायद से गोचंग उसके कल्टीवेशन चुनाना चाहता है, इसीलिए वो तभी उसे इतना ज्यादा फोर्स करता है कल्टीवेट करने के लिए। वही भी मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये अभी भी उल्टा सीधा सोच रही है, अगर मैं इसे बता दूं कि ये बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत मरी थी पिछली लाइफ के दौरान तो ये रोने लगेगी, मैं इसे निगल जाती हूँ, ये बात ही नहीं हुई कभी। और जियान अपने मन के अंदर सोचती है कि मेरा मुकाबला अभी भी उससे नहीं है, क्या वो इस बात से काफी ज्यादा निराश है। वहीं पे गोचंग के पास नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी बहन पागल हुई है, खुद ही सोच रही है और खुद ही को दोष दे रही है, इसीलिए तुम्हारी डायनेस्टी वैल्यू और लक वैल्यू बढ़ती है। गोचंग भी सोचता है साला मेरी ही फैमिली में सब एक से एक हैं, खुद ही सोचते हैं खुद ही को ब्लेम करते हैं। वहीं पे जियान की ट्यूटर यानी कि उस पेड़ ने जियान को बताया था कि गोचंग डिमोनिक नेचर के साथ पैदा हुआ
हुआ है, इसलिए उसने पास्ट में जो एक्शन किए होंगे वो डिमोनिक नेचर की वजह से होंगे। वहीं पे मिंग हमें बताती है डिमोनिक नेचर, डिमोनिक हार्ट और डिमोनिक इननीट सोल और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे डिमोनिक नेचर एक्टिवेट हो सकता है। और मिंग इस बारे में सोच ही रहे थे कि ऐसा क्या हुआ होगा कि गुचेंग डिमोनिक पावर को कल्टीवेट करने लगा, लेकिन गुचेंग उन्हें ज्यादा सोचने नहीं देता है और उन दोनों से कहता है कि क्या सोच रही हो, साले में वहाँ पे गेस्ट को वेलकम करते थक गए और तुम लोग यहाँ पे मटर गश्ती कर रही हो। हालांकि जियान जैसे ही गुचेंग को देखती है तो वो तुरंत वहाँ से खसक लेती है। वहीं पे गुचेंग मिंग से चिपकते हुए कहता है कि यहाँ पे कई सारे लोग आ रहे हैं, क्या तुम अपने पति की मदद नहीं करोगी? मिंग पूछती है कैसे करूं? वहीं पे गुचेंग आगे से बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं वो सभी बहुत ज्यादा बेकार हैं, उनमें से कोई भी गुचेंग का बलि का बकरा बनने के लिए नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कोई। यानी कि गुचेंग यहाँ पे दोबारा किसी को डिमोनिक सक्सेसर बनाना चाहता है, इससे जो ह्यूमन फोर फादर होंगे वो उसके पीछे जाएंगे, गुचेंग के नहीं। जिसपे मिंग आगे कहती है तो गुचेंग कहता है अरे यार मैं मर गया तो तुम विधवा ना बन जाओगी। जिसपे मिंग आगे से चिल्ला के कहती है तेरी माँ की साला शादी भी नहीं हुई पहले ही विधवा बनाए दे रहे हो। खैर मिंग गुचेंग का साथ देते हुए कहती है तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे लिए यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट नहीं है, सामने देखो। वह वो सुवांग आगे से कहता है कि मास्टर गुचेंग और उनकी फियांसी हमें हाई कर रहे हैं, तो फिर वैंग भी आगे से हाई करती है और वो अपने भाई से कहती है देखा तुम्हारी बहन का रोला जमा है इधर, वो दोनों भी मेरे को नोटिस कर रहे हैं। जिसपे ये दोनों भी आगे से हाथ हिलाते हुए हाई करते हैं। भाई तुम लोग यहाँ पे कॉमेडी देख रहे हो। वैंग को लग रहा है कि ये दोनों उसे दोस्तों की तरह हाई कर रहे हैं और वहीं पे ये दोनों उसे बलि का बकरा समझ के हाई कर रहे हैं और इस पूरे सीन के अंदर इनकी जो मुस्कुराहट है वो जान डाल दे रही है। खैर गुचेंग मिंग से कहता है कि अगर उसका बैकग्राउंड बीच में मत आता तो फिर वो कैंडिडेट बहुत ज्यादा कमाल की होती। मिंग से कहती है बैकग्राउंड वो तो सिर्फ वैंग फैमिली से है ना। जिसपे गुचेंग कहता है प्यारी वाइफ क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो फोर फादर हॉल की सक्सेसर है। जिसपे मिंग हैरान होती है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मिंग को इस बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ पे वैंग के अलावा भी कोई और भी है जो कि इनका सक्सेसर हो सकता है। वहीं पे गुचेंग मिंग को देखता है तो फिर मिंग अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके उसे क्लैन गिनवा रही थी कि तुम वर्मिलियन बर्ड क्लैन से किसी को उठा सकते हो, एशियन बीस्ट क्लैन में से किसी को उठा सकते हो, अगर कम पड़े तो इमॉर्टल डायनेस्टी के अंदर से किसी को उठा सकते हो। वहीं पे गुचेंग मिंग को उसकी खातिर इतनी ज्यादा मेहनत करता हुआ देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो मीठी बातें और रंग रलियां काम आई। इसके बाद गुचेंग मिंग के मजे लेते हुए कहता है कि अरे अरे मेरी प्यारी वाइफ देखो तो तुम धीरे धीरे करके अपने पति के रास्ते पे चलने लगी हो, लेकिन तुम तो इस रास्ते पे नहीं चलना चाहती थी। इससे मिंग को आगे से शर्म आने लगती है और गुचेंग उससे कहता है कि कोई ना शर्मा लो, मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। इसके बाद वो मिंग से कहता है कि चिंता ना करो मैं अपने तरीके से कुछ ना कुछ ढूंढ ही लूंगा। मिंग कहती है ठीक है। वह भी गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो थोड़ा सा और ऑनेस्ट हो जाओ और मुझे अपने रीबर्थ के सीक्रेट के बारे में बता दो, वो काफी ज्यादा पॉइंट का है। ये भाई अपने पॉइंट नहीं छोड़ने वाला, ये किसी भी कीमत पे पॉइंट लेके रहेगा। उसी टाइम पे सिस्टम गुचेंग को बताता है कि यहाँ पे एक और फेटेड वन को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन वो भी मॉडल शेप के अंदर है। अब यहाँ पे गुचेंग को चूफेन और सुवांग के बारे में पता चला है, उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चला है, बस इतना पता चला है कि कोई है और उनकी सोल स्विच हुई है। वहीं पे गुचेंग इस नोटिफिकेशन को देख के समझ जाता है कि नया मजा आने वाला है और शायद से यही है मेरा बलि का बकरा। खैर इसके बाद वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि गुचेंग को बताता है कि 9 टेल फॉक्स से यूमी आई है। इस पे गुचेंग उसे कहता है कि अंदर बुला लाओ, तो फिर मिंग उसे तिरछी नजरों से देखने लगती है। गुचेंग कहता है गेस्ट है भाई, ग्रीट करने जाना ही पड़ेगा, लेकिन मिंग उसे फिर भी घूरते रहती है, जिससे गुचेंग भाई नर्वस होने लगता है और वो तुरंत वहाँ से खिसक लेता है। गुचेंग भी कह रहा होगा साला ये बीवी नाम की चीज ही खतरनाक है। खैर गुचेंग को अंदाजा लग चुका था कि ये जो नया फेटेड सन है ये जरूर यूमी से कोई ना कोई रिश्ता रखता है। खैर इसके बाद गुचेंग जाके यूमी से मिलता है तो फिर यूमी के साथ वहाँ पे सुवांग भी आया हुआ था। वहीं पे गुचेंग जैसे ही सुवांग की तरफ देखता है तो फिर उसे हल्का सा अंदाजा लग जाता है कि यही वो बंदा हो सकता है जिसकी सोल स्विच होगी। वहीं पे गुचेंग जानबूझ के सुवांग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देता है, ये कहते हुए कि तुम इसे अपने साथ लेके आए हो, ये पक्का तुम्हारे लिए कोई कॉमन बंदा नहीं होगा। जैसे सुवांग के मन के अंदर भी लड्डू फूटने लगते हैं कि गुचेंग की रेपुटेशन यहाँ पे कोई कम नहीं है, अगर इसके जरिए उसे नोटिस कर लिया जाता है तो ये उसके लिए काफी ज्यादा फायदे की बात होगी। वहीं पे यूमी गुचेंग से कहती है कि गुचेंग कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, सुवांग यहाँ पे कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, यूमी ने बस उसे जीने का मौका दिया है जो वो यहाँ पे घूम रहा है। साला ये बड़े लोग साला मदद भी करते हैं और बेइज्जती भी। वहीं पे गुचेंग बार बार उसी को ही टारगेट करता है, ये कहते हुए कि ये इतना भी बुरा नहीं है। जिससे सुवांग को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसे कोई पूरी तरीके से ढूंढ रहा है और उसकी सोल तो खंगाली ले रहा है और वो काफी ज्यादा घबरा के पीछे हटने लगता है। वहीं पे वही लड़की जो अभी तक सुवांग के ऊपर चिल्लाते आ रही थी वो उसे कहती है कि गुचेंग तुम्हारी तारीफ कर रहा है, उसे शुक्रिया कहो। जिसपे सुवांग अपना सर झुका लेता है और आगे से कहता है कि शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। अब यहाँ भी सुवांग को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है, अगर वो यहाँ पे रुकता है तो फिर यिंग यू भी यहाँ पे आ सकती है जो कि इसकी छोटी बहन है, पहले ही बता दिया है और वो एक नजर के अंदर ही सुवांग को पहचान लेगी। वहीं पे गुचेंग सुवांग को उठने को कहता है, ये कहते हुए कि अगर घुटनों पे बैठे रहोगे तो लोगों को ये लगेगा कि मैं कोई बुली हूँ। वहीं पे गुचेंग सिस्टम की मदद से थोड़ी बहुत चीजें चेक करता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि दोनों की बॉडी और सोल सच में स्विच हो गई है और जो चूफेन है उसकी जो असली सोल है वो अभी किसी दूसरे की बॉडी राइड कर रही होगी। वहीं पे गुचेंग यूमी से कहता है
कि वो सफर करके काफी ज्यादा थक चुकी होगी, वो उसे उसका कमरा दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे मिंग आ जाती है जो कि गुचेंग का हाथ पकड़ लेती है, वो भी कुछ अलग तरीके से, बेसिकली ये दिखाते हुए कि ये मेरा बंदा है। और वो यूमी को जलाने के लिए कहती है कि तुम यहाँ पे लोगों को ग्रेड कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। वह पे गुचेंग टेलीपैथी के जरिए यूमी से कह देता है कि तुम इस फुट बॉय के ऊपर नजर रखना और जो भी कुछ अजीब हो तो तुरंत मुझे बता देना। इसके बाद गुचेंग जियान से कहता है कि जाओ और जाके मिस यूमी को उनका कमरा दिखाओ और अगर तुमने थोड़ी भी गलती की तो फिर मैं तुमसे पैसे वसूल लूंगा जो ड्रेस के पैसे मैंने दिए हैं। बेचारी ये इधर उधर पिसती ही रहती है, तरबूज खा रही है, उसे खाने को नहीं मिल रहा। वहीं पे वो सुवांग अपनी बहन से पूछता है दीदी क्या इस फुट बॉय के अंदर कोई गड़बड़ है क्या, जिसपे वैंग आगे से कहती है कि पता नहीं लेकिन इसका नाम किसी मेन कैरेक्टर से मेल खाता है। वहीं पे यांग को हल्का बहुत अंदाजा लग ही जाता है कि जो यूमी है उसका गुचेंग के साथ कुछ न कुछ तो लेना देना है। इसके बाद हम लोग गुचेंग को उसके रूम के अंदर देखते हैं और तुम्हें इन पपेट्स के बारे में याद होगा कि गुचेंग को ये लॉर्ड ऑफ रिकार्नेशन की जगह से मिले थे। गुचेंग हमें पपेट्स के बारे में बताता है कि ये पपेट्स एक्चुअल स्पिरिट यानी कि इंसानों से अलग नहीं है और ऊपर से इनके ऊपर जो कोड लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा कमाल का है। गुचेंग को बस इनके अंदर एनर्जी डालनी है जिसके बाद वो उन्हें कंट्रोल कर पाएगा। इसके बाद गुचेंग अपनी एनर्जी को उन सभी के कोरों के अंदर डालता है और वो उन्हें सक्सेसफुली कंट्रोल करने लगता है और जैसे ही उन्हें एनर्जी मिलती है तो वो सभी बिल्कुल इंसानों की तरह ही चलने फिरने लगते हैं। वहीं पे गुचेंग ने सभी को ये बता दिया था कि डेमोनिक सक्सेसर अलग नहीं है, उसके पास भी कुछ लोग हैं। अब गुचेंग इनका इस्तेमाल उन्हीं लोगों की तरह करेगा और गुचेंग इनकी मदद से डायरेक्ट वैंग के ऊपर अटैक करवाने वाला है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वैंग जब तक मैं तुम्हें बचाने ना आऊं उम्मीद करता हूँ कि तुम जिंदा रहोगी, नहीं तो तुम्हारे फोर फादर के सक्सेसर होने का कोई भी फायदा नहीं है। गुचेंग ने सारी चीजें रेडी कर ली हैं, अब बस उसे टाइमिंग का इंतजार है। इसके बाद हम लोग यूमी को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर बैठ के कल्टीवेट कर रही थी। उसे तुरंत पता चलता है कि कोई उसके कमरे के अंदर आया है तो वो गुचेंग था और वो उससे कहता है कि चलो अच्छी बात है कि तुम लगातार कल्टीवेशन कर रही हो बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद गुचेंग यूमी के बगल में बैठ जाता है तो यूमी उससे पूछती है कि वो यहाँ पे चूफैन की वजह से आया है। गुचेंग पूछता है कि मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में बताओ। यूमी गुचेंग के कंधे दबाने लगती है और उसे चूफैन के बारे में बताने लगती है कि उसने उसे गलियों से उठाया था जब वो भूख से मर रहा था और यूमी को उसके ऊपर दया आ गई। इससे गुचेंग को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ पक्का यूमी के साथ ही रिलेटेड है। इसके बाद गुचेंग यूमी से कहता है कि तुम जिस चूफैन को जानती थी वो चूफैन नहीं है, क्यों ना हम लोग उससे डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं सच्चाई जानने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूमी चूफैन को गुचेंग के पास लेके जाती है और उसे मास्टर कहती है। इससे चूफैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यूमी ने उसे मास्टर क्यों बुलाया। इसके बाद वो गुचेंग से पूछता है कि उसे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, जिसपे गुचेंग उसे हिंट देता है कि मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए। जिससे चूफैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे इतना पता चल जाता है कि गुचेंग को उसकी असलियत के बारे में पता चल चुका है और उसे उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। इसके बाद वो काफी ज्यादा फ्रैंक हो गए गुचेंग से कहता है कि मैं चूफैन नहीं हूँ, मैं असल में एक हेवनली किंग का बेटा हूँ सुवांग। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है लेकिन उस चूफैन नाम के बंदे के साथ मेरी बॉडी स्विच हो गई है। और वो गुचेंग से कहता है कि अगर गुचेंग उसकी मदद करता है तो वो उसका सर्वेंट भी बनने के लिए राजी है। यूमी इस बात से काफी हैरान होती है कि ये बंदा असल में एक हेवनली प्रिंस है। वहीं पे चूफैन को ऐसा लग रहा था कि अगर गुचेंग उसकी मदद नहीं करता है तो भी वो इतना ज्यादा बुरा नहीं है कि उसे मार देगा। सॉरी ब्रो बट दैट वाज योर बिग मिस्टेक। वहीं पे गुचेंग सुवांग से कहता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, एक प्रिंस की वैल्यू उसकी बॉडी के अंदर है और तुम उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो। वहीं पे गुचेंग ऑरा की मदद से उसे पता चल जाता है कि वो उसे मारने वाला है तो वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है ये कहते हुए कि तुम मुझे ना मारो, मैं तुम्हारा कुछ भी करने को राजी हूँ। और वो गुचेंग से कहता है कि वो अभी भी उसे कुछ काम की चीजें निकाल सकता है। गुचेंग उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी यादें काम की हो सकती हैं लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जिसके हाथों के अंदर सुवांग की असली सोल थी और उसकी एनर्जी भी थी, जिसको गुचेंग तिनके में ही तोड़ देता है और अपने पपेट्स को दे देता है और उनसे कहता है कि अब यहाँ पे असली काम शुरू होता है। डिमोनिक सक्सेसर की जो फोर्स होगी वो यहाँ पे हेवनली किंग के अंदर आई है परफेक्ट रोल को प्ले करने के लिए। गुचेंग उनसे कहता है कि मुस्कुराओ तो वो सभी आगे से इस तरीके से मुस्कुराते हैं। फिर इसके बाद गुचेंग उन्हें उनके काम के लिए भेज देता है और कहता है कि कोई भी गड़बड़ मत करना। वहीं पे गुचेंग वैंग से कहता है कि भाई मुझे डिसअपॉइंट मत करना कि मेरे आने से पहले ही तुम मारी जाओ। खैर इसके बाद हम लोग वैंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रही थी। वैंग से हमें पता चलता है कि वो हेवनली बॉडी के अंदर पैदा हुई है जो कि एक तरह से परफेक्ट बॉडी है, यानी कि अगर नॉर्मल लोग 2-3 सालों तक मेहनत करते हैं एक कल्टीवेशन स्टेज को अचीव करने के लिए तो फिर वैंग को सिर्फ उनका आधा साल लगेगा उस स्टेज को अचीव करने के लिए। और गुचेंग से मिलने के बाद वैंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि गुचेंग के पास कुछ ऐसा है जिसको वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएगी। साथ ही में उसे लगता है कि उसकी कल्टीवेशन बेस अभी तक अच्छे से रिफाइन नहीं हुई है क्योंकि गुचेंग से मिलने अभी तक जो भी लोग उसे मिले थे उन सभी के ऊपर उसके चार्म का असर हो गया था, लेकिन गुचेंग के ऊपर इसका घंटा कुछ नहीं हुआ। वहीं वैंग को गुचेंग के अंदर और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी और वो गुचेंग से कह ही रहे थे कि मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन उसी टाइम में गुचेंग का एक पपेट उसके पीछे आता है जो कि उसके ऊपर एक ही हाथ मारता है और वो दीवार से जा टकराती है। और मैं इसकी स्पंज बॉब वाली टी शर्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। वह इन पपेट्स की कल्टीवेशन ग्रेट सेंट लेवल पे है और वैंग उसे पूछती है तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो कि तुम गू फैमिली के अंदर इस तरीके से हाथापाई कर रहे हो। जिसपे पपेट आगे से बताता है कि मास्टर के ऑर्डर के मुताबिक वो यहाँ पे उसकी जान
लेने के लिए आया है। इससे वैंग हैरान होती है कि एक ग्रेट सेंट रियलम का बंदा किसी दूसरे को अपना मास्टर कह रहा है। उसी टाइम पे वो पपेट दोबारा सीधा वैंग के ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर घुसा मार के दूर फेंक देता है, लेकिन अचानक से उसका पैर पकड़ के उसे साइड में लाता है और उसके पेट के ऊपर जोरदार किक मारता है, जिससे वो दोबारा दीवार से जा टकराती है और दीवार को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरती है। वहीं वैंग को समझ में आ जाता है कि वो अभी क्वाशी सेंट रियलम पे है, वो कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसी बात खुद को बचा के रखना पड़ेगा जब तक गू के लोग यहाँ पे आ नहीं जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। वहीं पे पपेट दोबारा उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि पहले वो मरेगी, जिसके बाद गुचेंग का नंबर आएगा। जिसके बाद वैंग वहाँ पे 5 टिंट बोन ब्रीड्स नाम का एक ब्रेसलेट बाहर निकालती है जो एक आर्टिफैक्ट है, लेकिन वो पपेट उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये तलिस्मा भी तुम्हारी मदद कुछ नहीं कर पाएगा। वैंग उसे पूछती है क्या तुम्हारे मास्टर को पता है कि मेरी असली पहचान क्या है, उसे पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर हाथ डालने से क्या परिणाम होगा। लेकिन पपेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसके अंदर से निकलते हुए ऑरा की मदद से वैंग को पता चल जाता है कि ये सभी लोग डिमोनिक सक्सेसर के ही लोग हैं। इसके बाद वो पपेट सामने की तरफ अटैक करता है तो फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है और वो पूरा घर टूटने लगता है, लेकिन वैंग ने उस आर्टिफैक्ट की मदद से उसे कुछ टाइम के लिए रोक लिया था। लेकिन उस आर्टिफैक्ट की जो भी स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा कुछ नहीं थी, इसीलिए वो पपेट आसानी के साथ उसे रोकने लगता है और उसे तोड़ने लगता है। वहीं पे वैंग अभी भी उसकी मदद से उसके पंचेस को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज्यादातर प्रेशर पड़ने की वजह से वो सभी ब्रीड टूटने लगते हैं। वहीं पे वैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था डिमोनिक सक्सेसर ने उसे अपना टारगेट क्यों बनाया, जबकि उसने अभी तक अपनी असली आइडेंटिटी भी रिवील नहीं की है। और अचानक से उसे उस पपेट के अंदर थोड़ा सा ऑरा महसूस होता है जो अजीब किस्म का था, लेकिन तभी वो पपेट एक आखिरी पंच मारता है जो कि उसकी ब्रीड और उसके सर्कल को तोड़ देता है। वहीं पे वैंग की हालत धीरे धीरे करके खराब होने लगती है, तो फिर वो जल्दी से अपने पास एक तलिस्मा बाहर निकालती है जो कि उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वो पपेट उसके ऊपर भी अटैक करके उसे खराब कर देता है। वहीं वो पपेट उसके ऊपर हाथ रख लेता है और उसे कहता है कि इन सभी चीजों के बारे में मास्टर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है भागने के लिए, लेकिन उसकी किस्मत खराब है कि वो डायरेक्ट उससे टकरा गई। और वो वैंग से कहता है कि मैं तुम्हें मारने से पहले थोड़े से मजे कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात फोर फादर के हॉल की सेंटेनेंस से हो जाएगी। वहीं पे वैंग को समझ में नहीं आता है कि साला वो तो ट्रांसमिग्रेटर है, उसे तो मेन कैरेक्टर होना चाहिए था, आखिरकार ये प्लॉट उसकी तरफ कैसे चेंज हो गया। जिसपे गोजंग अंदर से कहता है ना मुन्नी तो गलत बा, इधर मेन कैरेक्टर अपू नीचे। जिसके बाद गोजंग वहाँ पे अपने नाटक को शुरू करता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी लोगों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गो फैमिली के रेसिडेंट के अंदर अटैक करने की, ऐसा लगता है कि तुम सभी लोग मारना चाहते हो। जिससे वैंग को एक उम्मीद मिल जाती है कि वो जिंदा रह सकती है। वहीं पे बाकी सभी लोगों को भी गोजंग की आवाज सुनाई देती है, तो वो सभी लोग उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ से धमाके की आवाज आई थी। वहीं पे मिंग को पता था कि गोजंग ने अपना प्लान चलना शुरू कर दिया है और उसकी शुरुआत वैंग के साथ हुई है। वहीं पे वैंग हंसते हुए उस पपेट से कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम जो लेने के लिए आए थे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो वो पपेट कहता है कि क्यों नहीं, अभी भी देर नहीं हुई तुम्हें मारने से। उसी टाइम पे गोजंग व्हाइट की पावर का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो पपेट दीवार को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है और गोजंग वैंग से माफी मांगता है कि उसके साथ पूरे रेसिडेंट के अंदर ये सभी चीजें हो गई। वहीं वो पपेट अपनी लाइनों को बोलता है कि गोजंग तुमने मेरे मास्टर का प्लान खराब कर दिया है, किसी न किसी दिन तुम भी मारे जाओगे, तुम्हारी भी बारी आएगी। गोजंग उससे पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, लेकिन उसी टाइम पे साइड से वैंग के जो एल्डर थे जो उसके साथ ही रहते हैं वो उस पपेट के ऊपर अटैक कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मिस के ऊपर अटैक करने की। वहाँ पे तगड़ा धमाका तो होता है और शॉक वेव भी जाती है, लेकिन वो पपेट उसे डॉज करके वहाँ से भागने लगता है, तो फिर एल्डर उसके पीछे जाते हैं। वहीं पे गोजंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि एल्डर की वजह से वो अपने प्लान को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो पपेट यहाँ पे येलिंग का नाम लेने वाला था। खैर वहीं पे पपेट और एल्डर के बीच में लड़ाई होने लगती है, तो बाकी एल्डर्स और बाकी लोग भी जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। वहीं पे वो सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि एक सेंट लेवल का कल्टीवेटर यहाँ पे वैंग फैमिली की यंग मिस के ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आया होगा, जबकि उन लोगों के बीच में ऐसा कोई लड़ाई दंगा भी नहीं है। वहीं पे वो सुबह गोजंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि इस असैसिनेशन के बारे में गोजंग को उन्हें एक्सप्लेनेशन और बारे में बताना पड़ेगा। वहीं पे वैंग उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि गोजंग अगर नहीं आता तो वो बचती भी नहीं। वहीं पे गोजंग इसको अपनी ही गलती मानता है और कहता है कि अगर वो सही टाइम पे ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। वहीं पे गोजंग उन लोगों से कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा, उसने जो किया है उसे पक्का इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वहीं पे हम उस पपेट को देखते हैं जो कि 3-4 कल्टीवेटर्स के साथ लड़ाई कर रहा था और उनका भी लेवल ग्रेड सेंट पे था, जिससे उन लोगों को समझ में आ जाता है कि असैसिनेशन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पे गोजंग वैंग की तरफ देखता है तो फिर उसकी इंजरी काफी जल्दी हील हो जाती है एक झटके के अंदर। इसके बाद गोजंग वैंग से पूछता है कि उसकी चोटें कैसी हैं, कुछ सीरियस तो नहीं है, जिससे वैंग सर मारने लगती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि गोजंग के एक्शन की वजह से ये बात साफ दिखाई दे रही है कि उसे वैंग की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, लेकिन उसकी आंखें ऐसा दिखा रही हैं कि उसे ज्यादा फिक्र नहीं हो रही है ताकि वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बचा सके। वहीं पे वैंग को ऐसा लगता है कि अगर उसने गोचेंग के लिए अभी अपना कदम नहीं बढ़ाया तो फिर वो पछताती रह जाएगी। जिसके बाद वो जानबूझ के गोचेंग की तरफ ही गिर जाती है और उसे कहती है कि उसके पेट और सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो लाइनें
उन्हें मारते हुए कहती है कि अगर वो नहीं आता तो वो पक्का मारी जाती और उसकी लाश तो ठंडी होके गायब ही हो जाती। वहीं पे गोचंग को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बेसिकली चिढ़ रहा था वो, क्योंकि वैंग कुछ ज्यादा ही सोच रही है। क्योंकि गोचंग ने एक तो उसे मारने का ऑर्डर नहीं दिया और ऊपर से अगर वो मर जाती तो फिर उसके जो लक पॉइंट होते वो सभी चले जाते हैं और इसके लक पॉइंट मिंग से भी ज्यादा है, 12,000 के आसपास है। और गोचंग वैंग से माफी मांगता है कि उसकी फैमिली की लापरवाही की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो गया। वहीं पे वैंग उससे कहती है कि तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ना भी होते तो भी मैं उसके अटैक से बच नहीं पाती। वहीं पे गोचंग उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते रहता है तो फिर वैंग उसे और ज्यादा चिपकने की कोशिश करती रहती है। गोचंग उसे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वहीं पे वो स्वयं हैरान होते रहता है कि साला ये दोनों कर क्या रहे हैं। वहीं पे वैंग गोचंग से पूछती है क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि वो मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि डेमोनिक सक्सेसर के ऑर्डर की वजह से। इस पे वैंग उससे कहती है तो तुम्हें मेरी एडिटिंग के बारे में पहले ही पता चल चुका था। और वो गोचंग से कहती है कि हाँ, मेरे ऊपर डेमोनिक सक्सेसर ने अटैक किया था क्योंकि मैं हॉल ऑफ फोर फादर्स की सेंटनेस जो हूँ। और ये वाली बात सुन के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सेंटनेस वैंग होगी। वहीं पे गोचंग आगे से कहता है कि डेमोनिक सक्सेसर की पावर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है कि वो डायरेक्ट सेंट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिसकी कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही हाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी लोग किसी तरह के गैंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहीं पे वैंग आगे से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि येलिंग नाम का बंदा जिसने गोचंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी वो कोई असल में डिमोनिक सक्सेसर नहीं होगा बल्कि डिमोनिक सक्सेसर का कोई प्यादा होगा, उसके नीचे काम करने वाला। वहीं पे गोचंग आगे से कहता है कि येलिंग के बारे में तब से कुछ भी पता नहीं चला है, ये भी पता नहीं है कि वो जिंदा है या फिर मारा गया। इस पे वैंग कहती है कि वो जिंदा है या मुर्दा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए सबसे जरूरी चीज डिमोनिक सक्सेसर है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पीछे है। और वो लोग आगे से कहते हैं कि हमें वो बंदा जिंदा चाहिए जिसने वैंग के ऊपर अटैक किया था, तभी हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि उन्हें अभी भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी पपेट के साथ फाइट करने में। और वैंग के एल्डर आगे से कहते हैं कि तुम भले ही यहाँ से भागने की कोशिश करो लेकिन तुम्हें भागने नहीं दिया जाएगा। और वो लोग उसे सरेंडर करने को कहते हैं, ये कहते हुए कि तुम हमें हरा नहीं सकते हो, तुम्हारी हार निश्चित है। लेकिन वो पपेट आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे पकड़ भी लोगे तो भी तुम्हें घंटा नहीं मिलेगा कुछ। इतना कहने के बाद वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है और क्योंकि इसकी कल्टीवेशन ज्यादा थी तो फिर जो धमाका होगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। इसीलिए वैंग के एल्डर उन लोगों से कहते हैं कि जल्दी यहाँ से भाग निकलो, लेकिन गोचंग कहता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, उनके एल्डर यहाँ पे आ चुके हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गो फैमिली के एल्डर का एक हाथ नीचे आता है जो की बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। बेसिकली ये रिवर्ड स्पिरिट स्टेज पे थे या फिर कुछ ऐसे ही कोई टेक्निक होगी। वहीं पे वो हाथ इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो पपेट को पकड़ता है और ब्लास्ट कर देता है। जैसे वहाँ के आसपास के एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पकड़ने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जबकि उन्होंने इतनी आसानी के साथ उसे पकड़ के मार भी दिया। और इन्हें समझ में आ जाता है कि गो फैमिली के एल्डर्स मॉन्स्टर से कम नहीं है। वहीं पे गोचंग वैंग से माफी मांगता है कि उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन का एक ही जरिया था, वो भी चला गया। वैंग कहती है कि कोई भी बात नहीं है, जिंदा भी पकड़ लेते हैं तो भी वो कुछ बताने वाला नहीं था। वहीं पे वैंग गोचंग को आगाह करती है कि उसे चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि विलन ने कहा था कि वो उसका भी टारगेट है। गोचंग कहता है कि डेमोनिक सक्सेसर मेरे पीछे है। खैर इसके बाद बाकी एल्डर्स गोचंग के पास आते हैं और शुक्रिया कहते हैं कि उसकी मदद से वो लोग वैंग को बचाने में कामयाब हो गए। गोचंग भी यही कहता है कि वो लोग उसके इलाके के अंदर हैं, ये उसी का फर्ज है। लेकिन कुछ एल्डर आगे से बताते हैं कि जब वो पपेट के साथ लड़ाई कर रहे थे तब उन्हें उसके अंदर से हेवनली माउंटेन किंग्स की खुशबू महसूस हुई थी, जिससे वहाँ पे इसी बारे में बात होने लगती है कि माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स काफी ज्यादा अपराइट किस्म के होते हैं और वो हमेशा शांत रहते हैं और इन तरह के उल्टे सीधा कौमों के बीचों में बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। इसलिए उन्हें यही लगता है कि ये बस एक गलतफहमी हो सकती है। लेकिन तभी गोचंग आगे से बोलना शुरू करता है कि उसने भी कुछ टाइम पहले ये महसूस किया था कि वो लोग जिस पपेट के साथ लड़ाई कर रहे थे उसका ऑरा भले ही येलिंग के साथ मैच खाता हो, जैसे कि वो दोनों एक ही रूट से आए हो, लेकिन येलिंग के कल्टीवेशन स्टेटस के मुताबिक वो कभी भी उस पपेट का मास्टर नहीं हो सकता है। मलाइक ग्रेट सेंट रैंक का कल्टीवेटर किसी ऐसे वैसे को क्यों ही अपना मालिक मानेगा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे वहाँ पे ये बात फैलने लगती है कि डेमोनिक सक्सेसर माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स में से कोई एक हो सकता है। और अगर वो लोग सच में इन सभी चीजों के पीछे हैं तो वे बहुत ज्यादा खराब बात है क्योंकि उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई होती है। लेकिन गोचंग उन्हें दोबारा भटकाता है ये कहते हुए कि उन्हें डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो पपेट उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा हो, नहीं तो वो माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स का ऑरा रिलीज ना करता। इसके बाद गोचंग सीधा वैंग से पूछता है क्योंकि वो उसकी डायरेक्ट विक्टिम थी कि वो इस बारे में क्या सोचती है। वहीं पे गोचंग को काफी अच्छे से पता था कि जो ट्रांसमिग्रेटर्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो बाकी लोगों के मुकाबले में ज्यादा अच्छे हैं और स्पेशल हैं। बेसिकली वो खुद को ऐसा समझते हैं कि वो बेवकूफों के बीचों में बहुत ज्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट है। वैंग आगे से ये कहती है कि वो पक्का डिमोनिक सक्सेसर
पत्थर था क्योंकि उसके पास ऑरा था, और उसके पास भले ही माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स का ऑरा था, लेकिन माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स की जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा टाइम से ही बहुत ज्यादा है। इसीलिए लोग बिल्कुल सबकॉन्शियसली यही सोचेंगे कि उन्हें फंसाया जा रहा है अगर अटैकर की बॉडी के ऊपर उनका ऑरा मिलेगा। लेकिन यही यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है झूठ। अगर सीधा वो लोग इसी बात के ऊपर आ जाते हैं कि माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स दोषी हैं, तो फिर शायद से वो लोग असली मास्टरमाइंड को यहाँ से भागने दे सकते हैं। जिसपे फेंग फाई आगे से कहता है कि अगर वो पपेट सच में अपने ऑरा को सील कर लेता यानी कि छुपा लेता, तो फिर यहाँ पे कोई भी माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स के बारे में सोचता ही नहीं। और अगर ये बात बिल्कुल सच है तो फिर यही मतलब हुआ कि वो सभी लोग बस उन सभी लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, खुद को खतरे में डाल के। वैंग आगे से कहती है कि यहाँ पे एक सिर्फ एक डिमोनिक सक्सेसर नहीं है और वो कई बार बाहर आते ही जा रहे हैं जबकि लोग उन्हें नोटिस भी नहीं कर पा रहे हैं। और वैंग आगे से कहती है कि हेवनली किंग्स, यहाँ पे ये लोग नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन उन्हीं को दोष दे रहे हैं। वैंग कहती है कि अगर वो लोग सच में इस चक्कर में एक्सपोज हो गए हैं तो फिर शायद से वो लोग ऐसे आएंगे जैसे कि वो विक्टिम हो। वहीं पे गोचेंग का खुशी के मारे मुंह फूलने लगता है क्योंकि वैंग उसके काम को मक्खन की तरह एकदम स्मूथली कर रही थी। एल्डर भी आगे से यही कहते हैं कि शक पे शक है, सत्य और असत्य है, सच और झूठ सब एक सा ही लग रहा है। लेकिन वैंग की मदद से वो लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं पे वैंग गोचेंग से पूछती है तुम क्या सोचते हो, लेकिन गोचेंग अगले बारे में कुछ सोच रहा था तो वो जवाब नहीं देता है। तो फिर वैंग थोड़ा सा चिल्ला के पूछती है तो फिर गोचेंग को सुनाई देता है और वो आगे से कहता है कि वैंग सच में बहुत ज्यादा चालाक है और वो वैंग के शब्दों की वजह से बहुत ज्यादा हैरान हुआ है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स कभी भी शक के निशाने से भाग नहीं सकते हैं। अगर तुम सोच रहे हो माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स कौन है, तो यहाँ पे चूफेन की बात हो रही है शायद। वहीं पे लैंगटियन बची कुची कसर पूरी कर देता है ये कहते हुए कि उसने सुना था कि हेवनली प्रिंस यानी कि चूफेन उनके रियलम के अंदर आ रहा है, जिससे माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स के ऊपर और भी ज्यादा शक बढ़ने लगता है कि वो लोग अचानक से उनकी रियलम के अंदर क्यों आने लगे, वो भी इतनी दूर से ट्रैवल करते हुए। जिसपे गोचेंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चीन टपाक डमडम। अब इससे वहाँ पे सभी लोग घबराने लगते हैं क्योंकि जो डिमोनिक सक्सेसर है उसका शक सीधा माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स के ऊपर जा रहा है और उनकी पावर काफी ज्यादा है। इसलिए सभी लोग घबराने लगते हैं कि अगर उनके पास इतनी पावरफुल बैकग्राउंड होगी तो उन लोगों का क्या होगा। लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हॉल ऑफ फोर फादर के डिसेंडेंट है और साथ ही में मास्टर गो भी उनके साथ ही हैं। तो फिर इतना सारा टैलेंट उनकी साइड पे है तो फिर उन्हें डिमोनिक सक्सेसर से इतना ज्यादा डरना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग आगे से कहते हैं कि ये बात सेंस तो बनाती है, लेकिन माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स कोई कॉमन वोमन फोर्स नहीं है। वो सभी लोग इतने ज्यादा निडर हैं कि बिना किसी डर की चिंता करते हुए लड़ाई करते हैं और उन्होंने युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट किया था। अब मैं यहाँ पे एक चीज अपनी तरफ से बताने वाला हूँ, तो तुम लोग ये जरूर सोचते हो कि सभी लोग आंखें बंद करके गोचेंग की बातों के ऊपर भरोसा क्यों कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज आती है, वो है यकीन। गोचेंग की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है और ऊपर से वो डॉटियन अकेडमी का सक्सेसर है और वो भले ही अंदर से कितना भी कमीना हो, लेकिन उसने बाहर से अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि वो दिल का बहुत ज्यादा साफ और अच्छा है। और एक और चीज, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी गोचेंग से कमजोर हैं, लेकिन तुमने सेंट चूचू को देखा होगा जो कि गोचेंग से शक्तिशाली है बाहरी कल्टीवेशन के मुकाबले में, और ऊपर से उसके पास काफी ज्यादा नॉलेज और रिसोर्स है। इसीलिए उसने गोचेंग की सभी चीजों को काफी अच्छे से पकड़ लिया था। और गोचेंग कभी भी किसी को टारगेट सिर्फ अपनी तरफ से नहीं करता है। लैंगटियन और बाकी की भी कुछ पावरफुल फोर्स होती हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे वैंग है जो है माउंटेन ऑफ हेवनली किंग्स को टारगेट कर रही है और उसकी मदद कर रही है, तो लोगों का भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और गोचेंग इसी तरीके की रणनीति और कूटनीति का फायदा उठाता है बस। और इसके बाद गोचेंग के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो चूफैन है उसकी रेपुटेशन डैमेज हो गई है लोगों की मदद से, इसलिए उसे लक पॉइंट मिलते हैं। अब गोचेंग को यकीन हो जाता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, सारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हम लोग चूफैन को देखते हैं जिसको जैसे ही पता चलता है कि उसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और उसे यूमी के रियलम के अंदर अभी जाने की इजाजत नहीं है, तो वो आगे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि साला डिमोनिक सक्सेसर का मुझसे क्या लेना देना। वहीं पे चूफैन को सुवांगी मेमोरी के अंदर डिमोनिक सक्सेसर की कोई भी मेमोरी नहीं मिली थी और ऊपर से उसको डिमोनिक सक्सेसर को पूरी दुनिया का एनिमी समझा जाता है। इसीलिए चूफैन बिल्कुल भी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, नहीं तो उसे कभी भी कहीं भी जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वहीं पे खड़ा होकर चिल्लाने और गाली देने लगता है और वो आगे से चिल्लाते हुए दरअसल ये बातें भी कह देता है कि वो साला इतने सालों तक घोड़ों को चारा देते आ रहा था, अब उसके पास थोड़ी सी गरिमा आई तो वो भी छीन ली गई। उसी टाइम पे इंगी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, वो इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहा है और ये घोड़ा चलाने की बात कहाँ से आ गई। और अब जाके चूफैन को याद आता है कि वो यहाँ पे डर का साइन बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता है, उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। और वो अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, जिसपे इंग्यू आगे से कहती है कि उसे अपने भाई के ऊपर पूरा भरोसा है और वो बिल्कुल भी इस तरह की अफवाहों को फैलने नहीं दे सकती है। और क्योंकि ये सभी अफवाहें गोचेंग के रेसिडेंट से आई थी, तो फिर इंग्यू गोचेंग से मिलने के बारे में सोच रही है ताकि वो इसे इन सभी चीजों के बारे में बात कर सके और चूफैन के ऊपर लगे हुए धब्बे को हटा सके और उसके इन्फ्लुएंस की मदद से ये सभी चीजें काफी आसानी के साथ हो जाएंगी। इतना कहने के बाद इंग्यू वहाँ से चली जाती है। चूफैन मन में सोचता है कि अगर ये कामयाब हो जाती है तो मेरी काफी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। चूफैन अपने मन के अंदर सोचता है गोचेंग सेंटनेस ऑफ हॉल ऑफ फोर फादर
फादर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों के कुछ कह देने से मेरा भाग्य बदल जाएगा? तुम भी मेरी लिस्ट के अंदर हो, बस तुम लोग इंतजार करो। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पार्टी वार्टी खत्म हो जाती है और गोचंग वैंग को अलविदा कह देता है। वहीं पे वैंग गोचंग से कहती है कि अपना ध्यान रखना और खुद की सुरक्षा पे ज्यादा फोकस करना। और उन दोनों के जाते ही गोचंग अपने बंदे से कहता है कि जाओ और जाके उसके ऊपर नजर रखो और बिल्कुल भी खुद को पता मत लगने देना। वहीं पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मिंग सुबह ही निकल गई थी रिइंकार्नेशन ऑफ फोर फादर को ढूंढने के लिए, लेकिन उसकी एबिलिटी और उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा रिइंकार्नेशन के साथ निपटने में और वो आखिर में काफी ज्यादा घायल हो जाएगी। इसलिए गोचंग को मिंग की चिंता थी, तो फिर वो एडवांस में ही अरेंजमेंट्स करने के बारे में सोचता है। जिसके बाद यूमी गोचंग के पास आती है और उसे बताती है कि माउंटेन ऑफ फैमिली किंग से कुछ लोग उसके क्लैन के अंदर आए थे चुफेन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। जिसपे गोचंग कहता है कि दुख की बात है, लेकिन उन्हें घंटा कुछ पता नहीं चलेगा, उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने उस फुट बॉय के साथ क्या किया है। इसके बाद गोचंग वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे देर हो रही है और किसी काम पे जाना है, और वो यूमी से कहता है कि जैसा प्लान किया है वैसा ही करना, और हाँ चुफेन को कुछ शब्द भिजवा देना कि गु फैमिली की पार्टी के दौरान वो कुछ काम कर रहा था, जिसके बाद वो अचानक से गॉन हो गया है। यानी कि जो सुवांग था वो लोग उसके बारे में पता करने के लिए आए थे, लेकिन गोचंग ऐसा दिखाएगा कि फैमिली के अंदर आने के बाद वो अचानक से गायब हो गया है और उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है और उसकी वैल्यू भी 0 थी, तो फिर उसके बारे में किसी को क्या ही चिंता होगी। वहीं पे ऐसा करने से वो चुफेन को भी बता देगा कि उसका जो बड़ा सीक्रेट है अभी वो गोचंग के हाथों के अंदर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।